हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित यादव आप सभी का मैथ्स विद अर्पित यादव पे स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और इसी के साथ आज हम अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 28 पर पहुँच चुके हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट है, आपका जो पेपर हुआ था 28 नवंबर 2021 में शिफ्ट नंबर फर्स्ट में, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और अभी तक आपके 27 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपने सबने देख लिए होंगे। अगर अभी तक नहीं देखे हैं या आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। और ये जो PDF है इसकी मैथ्स विद अर्पित यादव टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि ये काफ़ी तरीके से महत्वपूर्ण है। पता एक तो क्या है कि डेली हमारे पास 40 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो हमारे वो चैप्टर रिवाइज हो रहे हैं। फिर वो आपका क्वेश्चन परसेंटेज का हो, प्रॉफिट एंड लॉस का हो, टाइम एंड वर्क का हो, टाइम एंड डिस्टेंस का हो, मेंसुरेशन का हो, नंबर सिस्टम के होंगे, तो सारे चैप्टर रिवाइज हो रहे हैं। उनके फॉर्मूला हमें डेली हमारे आंखों के सामने निकल रहे, तो वो रिवाइज हो रहे हैं हमारे। ठीक है, तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे आप प्रैक्टिस सेट करने आए, आपने प्रैक्टिस सेट लगाया, तो कोई PY क्यों है, तो होता है क्या कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके फिर भी आएंगे। तो क्या है, जैसे आपने प्रैक्टिस सेट लगाया, आपको पता लग रहा है कि मेंस्ट्रुएशन से आपके क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं या आपको उसके फॉर्मूला याद नहीं है, तो क्या अभी आपके पास टाइम है, तो आप क्या जाके करें, यहाँ से प्रैक्टिस सेट लगाएं। और आपने 2-3 प्रैक्टिस सेट को रिवाइज किया, आपको पता लगा कि हमारे इस चैप्टर से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, तो क्या है, अभी आप जाएँ और उस चैप्टर को दोबारा से शुरू से फिर पढ़ लें। ठीक है, जो चीज़ आपको अभी नहीं पता है या भूल रहे हैं, तो उसको बढ़िया से तैयार कर लें, क्योंकि आपके पास टाइम है। ठीक है, तीसरी चीज़ ये है, इन प्रैक्टिस के जरिए आपको मैं शॉर्टकट तरीका सिखा रहा हूँ। क्योंकि होता क्या है कि कभी कभार क्या होता है कि हमें क्वेश्चन में हिंट होती है कुछ ना कुछ, जैसे ऑप्शन एनिमुलेट कर लेते हैं हम कि हाँ ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है। उसमें क्या करते हैं, हम यूनिडिजिट से देख लेते हैं, ड्यूअलिटी रूल लगा लेते हैं, और भी काफ़ी शॉर्ट कॉन्सेप्ट हैं जो हिडन होते हैं, तो वो आप तभी सीख सकते हैं। या अप्रोक्सीमेट मेथड लगा लिया हमने, ठीक है, तो अप्रोच कब कर पाएंगे, वो आप तभी कर पाएंगे जब आपने उस टाइप के क्वेश्चन कर रखे होंगे। तब आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये तरीका है और ये सही है, ऐसे हम कर सकते हैं। और दिमाग में तब टिक भी करेगा एग्जाम हॉल में जब बैठे होंगे, ऑलरेडी वहाँ पे बहुत प्रेशर होता है, तो वो चीज़ें टिक तभी करेंगे जब आप इस टाइप की काफ़ी प्रैक्टिस सेट लगा चुके होंगे। अब जैसे ये प्रैक्टिस सेट आज हम 28 पे पहुँच चुके हैं, तो 2021 की जो है टोटल प्रैक्टिस सेट है वो है 52। ठीक है, तो लगभग आधे से ज़्यादा हम निकल चुके हैं। वहीं 2017 के हमारे पास जो प्रैक्टिस सेट है वो है 11, तो वो भी हम करेंगे। ठीक है, तो मैथ के PY की तो आपकी टेंशन खत्म हो गई है। 2017 या 2021 के क्वेश्चन आप लगा के जाएंगे तो आपके लगभग सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो चुके होंगे। तो वही है, प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और पढ़ते रहें। अब आपके पास टाइम भी बहुत कम ही बचा है, 1 महीने लगभग मान लो आप। तो वही है, इतना फालतू का टाइम इधर उधर का कहीं वेस्ट मत करें, अपनी पढ़ाई को प्रॉपर टाइम दें और पढ़ें। और ये PDF जो आपको मिल रही है, ये PDF आप डाउनलोड कर लें। और क्या है, अभी एक बार क्लास ले लिया आपने और इसको 2-4 दिन के गैप में एक बार PDF फिर से सॉल्व कर लें अपनी तरफ से। एक बार क्या है कि मैंने सिखा दिया तो आपने देख लिया, यहाँ पे आपने सॉल्व कर लिया, आपको लग रहा कि आपको आ गया, तो 1 से 2 बार ये PDF एक बार फिर से सॉल्व कर लेते हैं। 40 क्वेश्चन है, 40 मिनट अगर आप खुद से भी सॉल्व करेंगे तब भी 35-40 मिनट ही लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे नहीं। तो एक बार फटाफट आप सॉल्व करें। अगर फिर आपको लग रहा है ये वाला क्वेश्चन फिर से नहीं आ रहा, तो वीडियो जाके, क्योंकि मैंने इसमें इसीलिए ये टाइम डाल रखा है, ठीक है, ये डेट डाल रखी है, ताकि आप अगर दोबारा ढूंढने चाहें तो आप बैनर देख के देख लें। और ये इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी वीडियो अभी तक आपने अगर नहीं देखी तो वो जाके फास्टली देख लें। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। हमसे कह रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10, 15, 20, 25, 30 से विभाजित करने पर शेषफल 9 आता है। अब देखिए, मुझे पता है कि शेषफल 9 आए, तो आप इस टाइप दो। अब क्या है, तो तरीका 2 होते हैं। एक होता है जब हम सीखते होते हैं तो मुझे पता है कि हाँ इसका लॉन्ग मेथड क्या है, कि ऐसा क्यों क्वेश्चन की प्रकृति कैसी है, क्या क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। दूसरा है करने का तरीका। अब देखिए करने का तरीका क्या है, मुझे पता है संख्या जो भी आएगी उसमें 9 ऐड करने पर ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट वाला है कि इसका हम LCM लेते हैं। उसका जो LCM आएगा उसमें हम प्लस के 9 ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारे पास पहले हम वो संख्या देखेंगे जो 10, 15, 20, 25 से 30 से विभाजित करने पर शेषफल 0 छोड़े, तो इसका मतलब वो संख्या इसका LCM होगी। उसका उसमें हम 9 ऐड कर देते तो इससे हमें पता लगता है कि संख्या में 9 शेषफल रहेगा। अब देखिए, अगर हम पहली संख्या देखें तो कितनी है, 1200। अगर 9 9 हटा दी हमने, दूसरी संख्या देखी कितनी आई, वो कितनी हो गई आपकी, आपके लिए मुझे समझाने के लिए लिखना पड़ा, वरना मुझे तो 1 सेकंड भी समझाना चाहिए आपको। पता क्या, वैसे कितनी हो गई, 1050। ओके भाई, इसमें मैं माइनस कर दूंगा तो ये तो और कम आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये कितनी हो गई, ये इतनी हो गई। ओके, अब देखिए मुझसे क्या कह रहा है, 10, 15, अब हमारे पास वो संख्या आएगी, इनका LCM आ गया। अब वो 10, 15, 20, 25 से विभाजित होना चाहिए। आप बताइए, 15 से ये संख्या कट सकती हैं, तो 15 से कटने का मतलब कि अंतिम अंक 5 से कटना चाहिए, तो ये दोनों आपके आंसर कभी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब बच्चे हमारे पास 2 संख्या है।
अब ये बताइए, ये 20 का डिविजिबल रूल क्या कहता है कि संख्या 20 तब कटेगी जब या तो संख्या 5 और 4 दोनों से कटे। तो 4 से कटने का मतलब है क्या अंतिम दो संख्या 4 से कटनी चाहिए। क्या अंतिम दो संख्या इसमें 4 से कट रही हैं? ये जो है आंसर आपका, ये 4 से कट रहा है, 50 है 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो थोड़ा हमारा आंसर ये भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ए। समझ गए? अब आपके लिए वैसे अगर इशू करने बैठो आप 30 से 35-40 सेकंड खर्च होंगे, लेकिन आपको पता क्या है, ये तो मैंने आपको लिखने के लिए बताया। बस इस टाइप की जब आप 4-5 क्वेश्चन कर लेंगे आप देखते ही समझ जाएंगे। 1209 9 हटाए तो 1200 बचे, उसके बाद इसमें 50 बचा तो ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो 4 ऑप्शन अपने आप हट जाएंगे। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या करता है, डिटेल सॉल्यूशन क्या है वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है 10 15 20 25 30 को विभाजित करने पर शेषफल 9 आए। देखो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए, तो 4 अंकों की देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, पहले से होती कितनी, 1000। लेकिन क्या है 1000 ऐसा है जो 25 30 10 15 से कटे, तो वो तो संख्या नहीं है, तो उसका कहते हैं हम एलसीएम निकालेंगे इसका। तो हमने निकाला 10 15 20 और 25 का एलसीएम निकाला हमने। तो पहले तो 5 से कट रही है, तो मैंने देखा क्या 5 दूनी 10 5 3 15 5 चौक 20 55 25 5 6 31। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से लेंगे एलसीएम तो कितना आ गया, एक तो 4 आ गया, 3 आ गया, 4 3 12 और 5 60 और 6 5 30, कितना हो गया 300। तुम्हारा एलसीएम कितना आ गया 300। ठीक है, तुम्हारा एलसीएम यहाँ से 300 आ गया। वरना आपको अगर यहाँ पे दिक्कत आ रही है, अब 2 से फिर काट लें तो ऐसे कर लें आगे चल के। ठीक है, तो आएगा कितना 300। अब मुझे 300 आ गया। अब देखिए अब क्या है, 300 में अगर मैं 9 जोड़ूँ तो 300 हमारे पास वो संख्या है जो 10 15 30 25 30 से विभाजित हो रही है। लेकिन क्या है, अगर इसमें मैं 9 ऐड करूँगा ना, इसका किसी मल्टीपल प्लस 1, अगर मैं 9 ऐड किया ना तो हमारे पास वो संख्या आ गई जिसमें 9 शेषफल आपका रहेगा 10 15 20 25 30 से विभाजित करने के बाद। लेकिन पता है ये हमारी जो संख्या है, जैसे आ गई पहली संख्या, अगर इसमें 9 ऐड किया तो हमारा कितना आ गया 309 आ गया। लेकिन ये पता है ये 3 अंकों की संख्या है, हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा 4 अंकों की संख्या। तो 4 अंकों की संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखो या तो 300 है, इसका जो मल्टीपल बनेगा, एलसीएम होता क्या, एलसीएम पता क्या होता है, एलसीएम फुल फॉर्म जो होती है क्या होती है, लॉस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो लीस्ट है सबसे छोटा, मुझे पता है ये तीनों का क्या, तो मैं क्या करूँगा, अभी क्या है एक गुणा, मैं अगर 2 गुणा करूँगा, इसका दोगुना जो होता है 300 कितना होता है 600। तो ये भी ऐसी संख्या है जो इन 10 15 20 25 30 विभाजित करने पर जीरो शेषफल छोड़ी। अगर इसमें मैं 9 ऐड कर दूंगा तो 9 शेषफल रहेगा। तो हुआ क्या, लेकिन हमारे पास ये भी 609 तीन अंकों की बचा। इसका मतलब है हमने 3 गुणा किया तो 900 हो गया, 909 बचा। तो मैंने अगर इसमें 4 गुणा किया, यहाँ पे एक्स की जगह मैंने अगर 4 रखा तो क्या हो गया 4 3 12, तो कितना आ गया 1200। तो पहली ऐसी संख्या आई सबसे छोटी 4 अंकों की जो 1200 है, जो 10 15 20 25 से विभाजित करने पर जीरो रहेगी शेषफल। लेकिन हमें तो 9 शेषफल क्या याद करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे 9 ऐड कर देंगे। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, वो आ गया 1209। ये हमारा फाइनल आंसर बन गया। अब एक तो ये डिटेल है, मुझे आपको समझाने में 1 से 1.5 मिनट लग गया। अगर आप पहले समझदार हैं तो आपको करने में वैसे भी इसको 30 से 35 सेकंड लग जाएंगे। लेकिन ये हमारे ऑप्शन करने में है ना, ये 5 से 6 सेकंड में आंसर हमारा निकल रहा है, समझ गए। तो ये चीज़ समझिए, जहाँ हमें कॉन्सेप्ट में या जिस क्वेश्चन में हमसे एग्जामिनर चाह ही नहीं रहा है कि हम टाइम दें, तो उसमें हम टाइम क्यों वेस्ट करेंगे ये बताओ। ठीक है, तो भैया कि हम ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें सीखते हुए चलेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए ये ऑप्शन एलिमेंट करना भी आप साथ ही साथ सीखें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमसे क्या कह रहा है, वार्षिक तथा अर्धवार्षिक रूप से संयोजित ब्याज, संयोजित 6% ब्याज दर पर 1 वर्ष के लिए 28,000 रुपये पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याजों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए मुझे पता है अगर ईयरली ब्याज है तो ईयरली क्या होता है 6% लगेगा। अब मुझे पता है अगर हाफ ईयर लेगा, अर्धवार्षिक तरीके से लेगा, तो क्या होता है अर्धवार्षिक में क्या होता है, हाफ ईयर में होता है कि जो हमारी रेट होती है ना दर, वो तो आधी हो जाती है तो 3%। लेकिन टाइम होता है 6 महीने का, 2 बार टाइम हो जाता है कि 6 महीने के लिए ब्याज चलेगा, उसमें फिर 6 महीने के लिए लगेगा 3%। तो मुझे पता है अब होता क्या है, जो ब्याज आएगा मुझे पता है जो इंटरेस्ट आपका आएगा ना वो 3% आएगा। पहले निकाल लोगे, यहाँ पे जो अंतर क्या है देखो 6% में, ये 6% तो कवर ही हो जाएगा। लेकिन जो बाद में अंतर आएगा ना, हमसे पूछा बीच का अंतर क्या है, तो अंतर जो आएगा वो इसका 3% आएगा और फिर उसका भी 3% निकालेंगे हम दूसरी ईयर का। तो इसका मतलब है कि जो हमारा डिफरेंट निकलेगा ना वो 9 का मल्टीपल होगा, मुझे पता है वो, क्योंकि 3% मतलब ऐसे ही 3% इंटू 3%, 3 3 का 9, तो मुझे पता है वो 9 का गुणा होगा उसमें। और 9 का डिविजिबल रूल हमें पता है कि अगर अंकों का 9 से कटेगा तो संख्या भी 9 से कट जाएगी। जैसे एक बात समझिए आप, जैसे आपने ले लिया क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास 18 है, अब मैंने कहा 2 से कट रहा है, अब ये क्या है 9 से कट रहा है 18, ठीक है, क्योंकि 8 1 9। अब इसको मैं अगर 2 से काट दूँ, दोनों में 18, तब भी तो ये 9 से कट रहा है ना। तो इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल अगर उसके नीचे भी कुछ आ रहा है, क्योंकि 0 0 आएगा तो कटने से, लेकिन अंकों का योग अभी भी 9 से कटेगा। तो मैं चेक करने गया तो मैंने देखा क्या 2 2 4 3 7, तो ये संख्या 9 से नहीं कट रही, तो ये नहीं होगा। 4
3 5 और 2 7 2 9, ये संख्या 9 से कटी, इसका मतलब ये आंसर आपका हो सकता है। 3 और 3 6, ये 9 से नहीं कटी, ये भी नहीं होगा। तो 9 3 12 है, 9 से नहीं कटी, ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर डायरेक्ट क्या आ गया, ये आ गया। लेकिन ये पता, ये आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। अब देखो होता क्यों है। जैसे अब होता क्या है कि मुझे पता है कि अंतर जो निकल आएगा, क्या कह रहा है, ईयरली अगर लेगा 6% लेगा ब्याज। लेकिन हाफ ईयरली होता है तो क्या होता है, पहली साल 3% लगेगा, सॉरी 6 महीने में 3% लगेगा, फिर अगली 6 महीने में 3% लगेगा, आधा हो जाता है दर। ये आपने अभी तक पढ़ रखा हो। अब देखो 28,000 रुपये अगर मैं 6% का ब्याज निकालूंगा तो कितना हो गया, 28,000 रुपये डायरेक्ट हमने 6% का निकाला तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना आ गया 6 जीरो, 6 48 की 8 बचा कितना 4, 6 दूनी 12 4 16, तो कितना आ गया 1680। अब बताओ 1680 का 6% का तो 3% का कितना आएगा। अगर मैं हाफ ईयरली चेक करूँगा, अर्धवार्षिक रूप से देखूंगा तो कितना हो गया, ये हो गया कितना 840, इसका आधा ही होगा 3% का, दर आधी तो आधा ही ब्याज। अब अगर दूसरे जब 6 महीने ब्याज निकालने आएंगे तो मुझे पता लगेगा कितना होगा 840। तो ये पता क्या है 840 क्या निकल गया, ये 28,000 का 3% आ गया। दूसरे 6 महीने में क्या होगा 28,000 का 3% आ गया। लेकिन अब पता क्या होगा, ये जो 840 है ना, क्योंकि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि हमें ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, तो इसका 840 कम है जब 3% निकालने जाऊँगा, क्योंकि दूसरे जब 6 महीने आएंगे ना तो मुझे इस पर 3% निकलेगा। तो मैंने चेक किया कितना आ गया, जीरो से जीरो खत्म हो गया, तो बचा कितना 3 चौक 12 1 2 हासिल लगी 1, 3 8 24 1 25, और जीरो दशमलव बाद अंक कितना आता है एक बार, तो आपका आंसर कितना आ गया। अब देखिए हमसे पूछा अंतर कितना होगा, तो मुझे पता लगा अगर ईयरली है तो 1680 रुपये ब्याज हो गया, और हाफ ईयरली है तो देखो 840 840, तो ये 1680 बराबर हो गया। अंतर बचा तो यही बचा ना, क्योंकि ये तो कट ही जाना, तो बचा कितना 25.2। तो अब देखिए इसमें पता क्या, एक देखो 3% ये निकाला, दूसरा क्या है 840 पता 28,000 का 3% है, तो एक तो 3 वहाँ पे आ गया, और एक 3 यहाँ, क्योंकि एक 884 में जाए 3 है, एक 3 ये तो 9 है आ गया आपके पास। तो मुझे पता है कि 9 का मल्टीपल जरूर होगा। तो इसलिए अब बताओ इतनी कहानी के लिए आपको या तो ये करना है, आप शॉर्ट में कर लेंगे आप 3 3, तब भी आपको 3% का निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक है कि हमें पता लग गया कि हम नाइन का डिविजिबिलिटी रूल ही चेक कर लें। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में होंगे तो आप एग्जाम में बैठेंगे, आप क्या होगा भैया कि आपको 40 क्वेश्चन मिल रहे हैं, 40 में से 10 क्वेश्चन आपने ऐसे ही सॉल्व कर लिए, तो आपके दिमाग को बहुत रिलैक्स लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ पेपर हमारे पास बहुत टाइम है, अब आराम से कर लेंगे। क्योंकि क्वेश्चन भैया देखो 40 क्वेश्चन में क्या होगा, 30 से 35 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड आएंगे, ठीक है। हालांकि 30 से 34 35 क्वेश्चन मान लो 5 क्वेश्चन नहीं, ऐसा नहीं है कोई बहुत कठिन आएंगे, वो भी ईजी होंगे, ठीक है। बट क्या है कि वो प्रीवियस ईयर से थोड़े हटके होंगे। अब क्या होगा अगर तुमने इसको ना जो प्रीवियस ईयर बेस्ड है इनको अगर तुमने उड़ा दिया, 30 से 35 क्वेश्चन का तुमने 20 से 25 मिनट में उड़ा दिया, तो आपके पास 10 से 15 मिनट, अगर 40 क्वेश्चन को 40 मिनट भी लेके चलते हैं ना, तो आपके पास ये 5 या 6 7 क्वेश्चन के लिए आपके पास 15 मिनट होंगे। तो भैया कि आप फिर ना खूब टाइम दे के खूब सोचते हुए करेंगे बिल्कुल डिटेल में, अगर भैया कि आप नया टाइप भी आपके पास आ जाएगा तभी आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये इसी तरीके से आप देखते चलिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि क्लास आपकी बहुत बेहतरीन चलाई जा रही हैं। आप हमारे कंटेंट का भैया कि किसी से कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कंटेंट में कोई कमी नहीं है, ठीक है। आपको मैं बहुत हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 38.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। अब देखिए बेलन वेलन होता है क्या, सिलेंडर आपका क्या होता है, प्रिज्म होता है, ठीक है। आपको मैं प्रिज्म पढ़ाता हूँ, चलो देखते हैं। जहाँ बात की जाए बेलन की, तो बेलन में आपका क्या है, प्रिज्म है, पिरामिड तो नहीं है, दो टाइप की। अब देखिए प्रिज्म है, अब इसका क्या होता है, देखो इसका अगर एरिया देखते हैं, ये क्या बन रहा है, ये वृत्त बन रहा है नीचे, इसका एरिया क्या हो गया पाई स्क्वायर, ऊंचाई कितनी है एच, ओके। अगर हमसे पूछा जाए बेलन का वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम मान लो अगर ये बेलन है, अगर इसमें पानी भर रहा हूँ तो इसका मतलब है कितना पानी भर जाएगा, तो क्या होगा देखो ये आकार नीचे का है और इसका ऊपर तक चला आ रहा है, समझे। तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू एच, समझ गए। तो ये आपका वॉल्यूम हो गया। उसके बाद क्या इसमें दो चीज़ें और पूछी जाती है, वो क्या पूछी, एक होता है क्या कर्व सर्विस एरिया होता है, जिसे बोलते हैं बक पृष्ठीय क्षेत्रफल हिंदी में बोलते हैं। तो वो क्या होगा, अब देखो वॉल्यूम पता क्या है, वॉल्यूम होता है पता क्या, अगर इसको समझनी चाहिए प्रिज्म, किसी भी प्रिज्म का निकालना हो, बेलन का ही नहीं, मतलब बेलन में तो लगेगा, किसी प्रिज्म का निकालना हो तो वो होता है बेस एरिया, बेस एरिया इंटू हाइट। किसी भी प्रिज्म का अगर आपको निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है। तो देखो बेस एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, हाइट कितनी होगी एच, तो इसका वॉल्यूम हो गया। वहीं कर्व सर्फेस एरिया में क्या होता है, कर्व सर्फेस एरिया होता है वो क्या होता है, किसी का कर्व सर्फेस एरिया निकालना हो, प्रिज्म का आपको निकालना हो, तो वो होता है आपका ध्यान रखना हमेशा सी एस से जो होता है वो होता है बेस पेरीमीटर
बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। ओके, तो देखो अब यहाँ जो बन रहा है ये क्या है, देखो बेलन में जो बनता है नीचे क्या होता है, सर्कल होता है, तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, वो होता है कितना, 2πr, आपको पता है, ठीक है। हाइट कितनी होगी, h, तो ये चीज़ है। अब देखो एक आता है क्या, टोटल सरफेस एरिया जिसे बोलते हैं हम, जिसे बोलते हैं क्या हिंदी में, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वो क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पता क्या होता है, देखो इसमें जो कर्व सरफेस एरिया पता कितना होता है, ये एरिया जुड़ जाता है, ये जो गोल गोल एरिया हुआ ना पूरा ऐसा सर्कल में, ऐसा गोल गोल दोनों तरफ से, तो वो ऐड हो जाता है, तो वो कर्व सरफेस एरिया होता है। वही टोटल सरफेस एरिया में पता क्या होता है, ये वाला जो एरिया होता है इसका भी हम क्षेत्रफल जो होते हैं वो ऐड कर लेते हैं दोनों का। तो ये क्या, ये नीचे सर्कल ही बन रहे दो, तो इसका कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, तो 2πr² और ऐड हो जाएगा इसमें, वो कितना होता है, वो होता है आपका 2πrh प्लस का 2πr²। ओके, भैया रटना नहीं है, ये चीज़ अगर आप समझ गए तो फिर आपको अगर भूल भी जाएंगे ना तो आपको पता है, निकाल लेंगे पेपर में, ठीक है। तो हमने क्या दिया, यहाँ से 2πr कॉमन है, तो क्या है 2πr, हमारे पास क्या बचा, h प्लस के r। ओके, तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया होगा। बेलन में आपसे इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, निद्रा होकर आप पेपर देने जाइए। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है आयतन, तो वॉल्यूम क्या होगा, तो हमारा वॉल्यूम जो हो गया वो कितना हो गया, πr²h। ओके, πr²h, तो पाई कितना दिया, 22/7 पाई की वैल्यू दी गई हमें यहाँ पे, पाई की वैल्यू है। उसके बाद क्या कह रहा है, r² कितना है, 38.5, r² 38.5, h कितनी दी गई हमें, ऊंचाई दी गई कितनी, 18 है। अब देखो 22 को देखते मुझे समझ आ गया, मैं एक बार क्या करूँ, मुझे पता लग गया 11 आ रहा है, तो एक बार मैं 11 का ड्यूल चेक कर लूँ, क्योंकि वो तो आसान है चेक करना। 11 का ड्यूल क्या कहता है हमसे, 11 का ब्याज का नियम हमसे ये कहता है कि सम स्थानों पे जो अंक हैं उनका योग और विषम स्थानों पे जो अंक हैं उनका योग, उन दोनों का जो डिफरेंट होगा, या तो वो 0 आएगा योग का, या फिर क्या आएगा, 11 आएगा, तभी संख्या 11 से कटेगी। आपको समझा चुका हूँ ये चीज़ में। अब देखिए मैं चेक करूँगा तो मैंने देखा कि 8 8 16, 16 3 19 हो गया, और 6 5 11, तो 19 में से 11 गए, कितना बचा, 8 बचा, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद क्या आ गया, 8 8 16 3 19, 19 में से 10 गया, 9 बच रहा, ये आपका आंसर नहीं होगा। तो 8 8 16 और 3 19, 19 में से 5 और 3 8, 8 घटाए तो कितना बच रहा, 11, ये आपका आंसर होगा। ओके, 8 8 16 3 19, 19 में से 9 घटाया, 4 और 5 9 ये वाले घटाए, तो कितना बचा हमारे पास, 10, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आपका आंसर कितना आ गया, तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल गया, हमें कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमें आंसर कितना मिल गया, तो हमारा फाइनल जो आंसर बना वो क्या बना, 83853, ठीक है। बाकी आपको अगर सॉल्व आउट करना हो तो आप इसको सॉल्व आउट कर लें, कोई दिक्कत ना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है हमसे, जब एक दुकानदार द्वारा किसी वस्तु को 15% की हानि पर बेचा जाता है, यदि उसे वस्तु को 525 रुपये के मूल्य पर बेचा जाता है, इसमें थोड़ा ना हिंदी इंग्लिश देखिए इसकी, इफ़ ही हैड सोल्ड इट फॉर 525 मोर ही, मतलब जिससे बेच रहा है ना उससे 525 अधिक में बेच रहा है, तो कह रहा है तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। सीधी बात ये कह रहा है, एक वस्तु को इसने बेचा तब से 15% की हानि हो रही है। जैसे मान लो वस्तु को मैंने मान ली वैल्यू 100 रुपये है, ठीक है, कह रहा है कि अगर उसने स्टार्टिंग बेची तो उससे 15% की हानि हो रही है, इसका मतलब 50 में बेच रहा है। भाई क्या कह रहा है, यदि वह 525 रुपये अधिक बेचता, अगर वो 525 रुपये अधिक बेचता तो क्या होता, तो उसे 20% का लाभ होता, इसका मतलब है तो 20% का लाभ होता। तो मुझे एक बात पता लगी कि जहाँ 85% पे बेच रहा, 50, भाई अगर 525 अधिक बेच रहा होता तो इससे क्या है 20% का लाभ होता, तो 120 की हो गई। तो इसका मतलब है 525 रुपये बढ़ाने पे इसका बढ़ कितना गया, तो 85 से जहाँ 85 से 120 से पहुँच गया, इसका मतलब इनका डिफरेंट कितना हो गया, इनका डिफरेंट कितना हो गया, इनका डिफरेंट हो गया आपके पास कितना 35, 20 ये 15 ये। तो मुझे पता लगा ये 15 ये 35 का डिफरेंट पता क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि 525 रुपये हमने अधिक कर दिए। तो मुझे पता लगा 35% की वैल्यू तो है वो कितनी है 525। तो यहाँ से हमने 100 की वैल्यू निकालने, हमसे पूछा बस का क्रय मूल्य क्या है, तो CP तो हमने माना था 100 रुपये, तो हम 100 की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से हमने 7 से काटा, 7 पना 35, 7 7 49 और 7 पना 35, तो 5 वैल्यू कर 75 आ गई। तो यहाँ से हमें 100 की वैल्यू निकालने के लिए 20 का गुणा किया हमने दोनों तरफ, तो 20 5 100 हो गया, और 20 का गुणा मैंने अगर इसमें किया तो 0 2 5 इसकी 0, यहाँ से लगे 2 से 14 1 15, तो हमारा आंसर कितना हो गया 1500। ये हमारा आंसर है। आसान सा क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 49,500 की धनराशि 19 वर्षों में किस वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 1,59,885 का ब्याज अर्जित करेगी। देखो ये रुपया है आपके पास, ठीक है, हमसे कह रहा है कि 19 वर्षों के बाद साधारण ब्याज की दर पर 1,59,885 रुपये ब्याज प्राप्त करता है। इसका मतलब 19 वर्षों में इसे जो ब्याज मिला वो कितना मिला है 1,59,885, ठीक है। अगर ये बताओ देखो ब्याज हम जब भी कभी परसेंटेज याद करते हैं हमसे पूछ रहा है उसकी दर क्या है, मतलब ठीक है किस परसेंटेज दर पे ये ब्याज बढ़ रहा है। अगर मुझे ये पता लग जाए एक साल में कितना परसेंट बढ़ रहा है,
जैसे समझे नहीं, जैसे हमसे कोई कह दे कोई चीज़ 100 रुपये पे 20 रुपये से ब्याज मिल गया, या मान लो 20 मिल गया, अब मुझसे 4 साल में मिला, तो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, मैं ये निकालूंगा कि 4 साल में अगर 20 रुपये ब्याज मिला, मैं चाहूँगा 1 साल में से ब्याज कितना मिला। तो मुझे पता लगा 1 साल में तो 5 ब्याज मिल रहा, तो इसका मतलब इसकी दर जो होगी 5% ही तो होगी, क्योंकि अगर 100 का 5% निकालेंगे हम तो हमें मिल जाएगा 5। तो मुझे पता लगेगा कि 1 साल में दर जो है 5% है। तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूँ, मैं चेक करूँगा कि इससे 19 साल में जो ब्याज मिला है ना, वो कितना मिला, 1,59,885। तो मैं चेक करूँगा कि 1 साल में ब्याज कितना मिल रहा है, कि वहाँ से हमें परसेंटेज डायरेक्ट मिलेगी। तो फिर मैं क्या करूँगा, 19,500 ब्याज निकाल लूँगा। तो मैंने इसका गुणा किया, तो मैंने देखा क्या, 19 होता है कितना, 152, 19 152 बचा कितना 7, 78 हो गया। और 19 चौकू कितना होता है 76, बचा कितना 2, 28 हो गया। 19 से कम 19, 19 से कम 19 बचा कितना 8 1 9, तो 19 बना कितना हो गया 95। तो हमें पता लगा 1 साल का जो ब्याज हमें मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 8415 रुपये। अगर मुझे पता लगा 1 साल का 8415 रुपये ब्याज है, तो और ये ब्याज मिल कितने पर रहा, ये हमें मिल रहा है राशि जो हमारी थी वो कितनी थी 49,500। तो यहाँ से हमारी जो दर है आर है, हमारी रेट हमें पता लग जाएगी वो कितनी है। तो हमने देखा क्या, 1 साल पे अगर 8415 रुपये मिल रहा है तो परसेंटेज में कितना होगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 5 से काटा मैंने, 5 एकम 5, बचा कितना 3, 5 छक्का 30, 5 अट्ठे 40, 5 तीन 15। ओके, उसका जैसे मैंने काटा कितना 5 निम 45, 5 निम 45 4, 5 निम 45 99। अब पता देखो, अब इंडिविजुअल का हम कैसे प्रयोग करेंगे, मैं अगर इसको काटने बैठ जाऊँ तो हालांकि कोई बहुत टफ नहीं है, काट लेंगे 99 को 99 करके काट लेंगे। लेकिन मुझे यहाँ से पता लगा कि अब जो भी संख्या आएगी ना, उसका मतलब उसका 99 गुणा होगा। मतलब आप बात समझो, जैसे मान लो 10/2 लिखा या 5 लिखा, तो 5 दूनी 10, तो इसका मतलब क्या है, ये जो 2 है ना इसका ही मल्टीपल तो है, 5 दूनी 10, तभी तो ये हो रहा है। तो मुझे पता है जो संख्या आएगी वो उसका क्या है 99 गुणा हुआ होगा, मतलब 99 से कट रही है तो इसका मतलब गुणा हुआ होगा। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका अंतिम 3 आया, जैसे मान लो अगर मैं 9 से 1 से कर रहा हूँ तो 9 एकम 9, तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ तो 3 आ रहा, तो ये नहीं हो सकता है। उसके बाद अगर 9 देखा तो 9 में 81, फिर भी 1 आ रहा, तो ये नहीं होगी। 5 अगर मैं देखूँ तो 5 निम 45, अंतिम अंक क्या होगा 5 आएगा, तो ये भी नहीं होगी। अगर 7 से देख रहा हूँ तो 7 निम 63, 3 आ रहा, तो इसका मतलब हमारा आंसर ये हो गया। ठीक है, तो अब देखो हालांकि करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन भैया यहाँ भी आपको 5 से 6 सेकंड खराब होंगे। तो भैया उससे क्या होता है, हमारा जब ज़्यादा कैलकुलेशन करते हैं हमारा दिमाग थक जाता है, बार बार हर क्वेश्चन में आप अटक गए, कोई कैलकुलेशन करा लेते, फिर उससे प्रेशर भी बढ़ता है कि हाँ टाइम भी मेरा इतना जा रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की जहाँ हमें हिंट मिल रही है वहाँ हम ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये आप कर तभी पाएंगे जब आप इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से करके गए होंगे, इस टाइप से आपने पहले से डील की होगी। ठीक है, क्या कह रहा है, एक व्यापारी 170 रुपये किलोग्राम की दर से 255 किलोग्राम चावल और एक अन्य किस्म है 170 के हिसाब से ही 265 किलोग्राम चावल में मिलाता है और मिश्रण को 204 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचता है, उसका लाभ क्या है। देखो ये कुछ नहीं पागल बना रहा है, क्या कर रहा है 170 हिसाब से इसने क्या किया 255 किलोग्राम चावल खरीदे, उसके बाद सेम 170 हिसाब से इसने क्या किया 265 किलोग्राम चावल खरीद लिए। तो इसने खरीदेगा 170 के हिसाब से ही, तो उनका जो बैलेंस हुआ टोटल वो क्या हुआ 5 5 10 की जीरो यहाँ से लगी, 6 6 12 यहाँ से लगी 520। तो इसने क्या किया 170 के हिसाब से एक तरीके से 520 किलोग्राम चावल खरीद लिए। अब ये बेच कितने में रहा है, ये पूरा चावल जो है ना ये 204 के हिसाब से बेच रहा है। मुझे पता है कि इसकी क्वांटिटी सेम है, तो मुझे पता 520, हमारे पास रेट दिया गया, मुझे पता है 170 हिसाब से इसने खरीदे और 204 के हिसाब से पूछा, हमसे परसेंटेज पूछा या तो हमसे पूछा रुपये कितने होंगे, तो हमने गुणा करके देखें। मुझे पता है उसका जो लाभ होगा ना, परसेंटेज पूछा है, तो मुझे पता है कि 170 के हिसाब से खरीदे, अब वो चाहे 520 किलोग्राम खरीदे, चाहे 1000 किलोग्राम खरीदे, चाहे 1 किलोग्राम खरीदे, उसका जो प्रॉफिट होगा सेम ही होगा। तो मुझे पता लगा 170 के हिसाब से खरीद के 204 में बेच रहा है, इसका मतलब है ये प्रॉफिट ले रहा है, वो कितने ले रहा है 34 का प्रॉफिट कितने पे हो रहा है 170 पे। तो यहाँ से हमने सॉल्व आउट किया तो देखा क्या 0 से 0 खत्म हो गया, 7 दूनी 34, इसका मतलब है ये प्रॉफिट जो इससे मिल रहा है कितना है 20%, तो उसका लाभ कितना हो गया 20%, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक स्मार्ट टीवी 1,61,900 रुपये में खरीदा गया, इसके मूल्य में 15% की वृद्धि की जाती है, इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचा जाता है, स्मार्ट टीवी का लाभ प्रतिशत क्या है। तो इस टाइप में क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, आप अगर पहली क्लास से जुड़े हुए हैं तो इसमें क्या है हमसे परसेंटेज में दिया गया और परसेंटेज में पूछ रहा है, तो हमें इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे पास पैसे कितने हैं, क्योंकि प्रॉफिट वो होगा सेम ही होगा परसेंटेज के हिसाब से। अब यहाँ पे चाहे 1 लाख रख लो आप, चाहे 10 लाख रख लो, मैं अपनी तरफ से क्या करता हूँ, मैंने 100 रुपये माना, मैंने माना इसका जो CP है वो क्या है 100 रुपये है। ठीक है, क्रय मूल्य इसका क्या है 100 रुपये। पहले क्या करा, इसके मूल्य में 15% की वृद्धि की जाती है, तो इसने क्या किया 15% की वृद्धि की, तो 100 की लाया इसने 15% वृद्धि की, इसका मतलब 115 का इसने टैग लगा दिया। उसके बाद क्या कर रहा है, ये अंकित मूल्य बन गया, मार्क प्राइस बन गया, इस अंकित मूल्य पर क्या कर रहा है 10% छूट पे बेच रहा है, तो इसका मतलब 10% छूट दे रहा है, इसका मतलब 90 में बेच रहा है, तो 90/100 में बेच रहा है।
तो मैंने देखा क्या 0 से 0 खत्म हो गया, 5 से काटा 5 दूनी 10, 5 15, या नहीं भी काटे तब भी क्योंकि 0 से बाद में आ ही जाएगा, कोई दिक्कत ना, क्यों बाद में डबल कैलकुलेशन करें। अब भैया देखो ये चीज़ भी आपको समझना आएगी कि मुझे पता है जब 10 नीचे दिया गया तो हम क्यों काटे फिर दोबारा फिर जोड़ें, क्या मतलब है। तो मैंने 9 का गुणा किया, 9 अपना 45, 5 बचा कितना 4, 9 कम 9 4 13, हासिल लगी 1, 9 कम 9 1 10। तो मुझे पता लगा बटे 10 है तो यहाँ से 10 हटाया, 10 लगाया, तो मुझे पता लगा 100 की चीज़ थी वो कितनी हो गई, वो हो गई 103.5 की। तो इसका मतलब है 100 की चीज़ अगर 103.5 हुई, इसका मतलब प्रॉफिट इससे कितना हुआ, तो 3.5 का हुआ। तो हमसे ये पूछा स्मार्ट टीवी पर लाभ प्रतिशत कितना है, तो कितना है 3.5 का, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है हमसे। 600 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य हैं। देखो 3 और 7 दोनों से विभाज्य होने का मतलब क्या है, जो संख्या 3 और 7 दोनों से विभाज्य होगी इसका मतलब वो संख्या किससे कट रही है, 21 से। ठीक है, जैसे मान लो 14 संख्या है तो ये 14 किससे, 3 से तो कट रही है, सॉरी 7 से तो कट रही है, लेकिन 3 से नहीं कट रही है। तो पहली संख्या हमारे पास है वो 21 है। अब जो संख्या आएगी इसके मल्टीपल में ही होगी। ठीक है, जैसे हमसे कोई कहे 100 तक ऐसी कितनी संख्या हैं जो 21 से विभाजित हैं, 3 और 7 से विभाजित हैं, तो मैं क्या करूँगा, तो मैंने देखा क्या, मैंने 21 से किया तो 21 चौको कितना हो गया 84। तो हमारे पास जो 4 संख्याएँ हैं, जो 100 तक की संख्या में 4 संख्याएँ, अकेली 4 संख्या ऐसी हैं जो 21 से विभाजित हैं, क्योंकि वो पता क्या होगी, एक 21 होगी, एक 42 हो जाएगी, एक 63 हो जाएगी, एक 84 हो जाएगी, इसके बाद जो आएगी वो 105 होगी तो वो बड़ी हो जाएगी, समझे, 100 से बड़ी हो जाएगी, तो 4 ही हो गई। तो इसलिए हम ऐसे क्या करते हैं, हम डायरेक्ट निकालते हैं। अब जैसे हमसे क्या पूछा रहा है, हमसे पूछ रहा है 600 तक ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो 21 से विभाजित हैं, मतलब 3 और 7 से विभाजित हैं। अब तो मैंने देखा क्या 600 तक देखा, अब मैंने क्या किया 21 से भाग दिया इसे, तो 21 दूनी कितना हो गया 42, बचा कितना हमारे पास 21 दूनी 42, बचा कितना 8 उधर 18, 180 हो गया। तो 180 के आसपास क्या होगा, तो मैंने देखा क्या अगर 8 बार दूंगा तो 8 एकम 8 दूनी 16, 9 बार जा सकता है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो मुझे ये जानना हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएंगी 28, तो हमारे पास संख्या कितनी आ गई 28। ठीक है, क्योंकि 8 बार जाएगा, क्योंकि 9 बार जाने पे ये बड़ा हो जाएगा, 600 से बड़ी हो जाएगी संख्या, हमसे तो 600 तक की पूछी है, तो आंसर क्या हो गया 28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें दिया गया क्वेश्चन बताइए क्या दिया गया, ऐसे दिया गया है 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 150 माइनस का 36। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैंने सॉल्व आउट किया तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायर करने पर क्या हुआ, ये स्क्वायर रूट हट गया, तो हमारा बचा कितना 100 माइनस एक्स 150। अब देखिए माइनस, अब ये हटेगा तो क्या है 36 के ये वाला रूट हटे, ये वाला रूट तो हट ही चुका है, ये अंडर रूट बचा, तो 36 स्क्वायर किसका होता है 6 का, तो ये आ गया 6 आ गया। तो हमारे पास कितना आ गया 100 माइनस एक्स 150 में से 6 का कितना 144। अब देखिए ये वाला एक्स इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 100 माइनस ये 144 इधर आएंगे माइनस का हो गया, तो माइनस 144 बराबर कितना हो गया एक्स, तो माइनस के 144 और 100 प्लस के, तो माइनस का कितना होगा 44, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पदों का योग हमें दिया गया, कितना दिया गया 16,300। पहले पद और दूसरे पद के बीच का अनुपात 15:16 है, दूसरे पद और तीसरे पद के बीच का अनुपात 17:18 है, तो पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए पहले और दूसरे पद का हमें अनुपात दिया गया, कितना दिया गया 15:16, वहीं तीसरे का दिया गया हमें, दूसरे और तीसरे का क्या दिया गया 17:18। तो आपको ये रेशियो तो बराबर करना आता ही होगा। देखो होता क्या, इस कंडीशन क्या होता है कि हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो दूसरा पद यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 17 है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अलग अलग हो, क्योंकि अगर दूसरा पद है सेम ही होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा इसको सेम बना लूँगा, और सेम बनाने के क्या करूँगा, सेम बनाने के लिए क्या किया, इसमें मैंने 17 का ऊपर वाले में गुणा किया और नीचे वाले में क्या है 16 का, तो ये सेम हो गया। ठीक है, अब लेकिन क्या होता है कि अब 17 का मैंने इसमें किया तो 17 का इसका भी करना पड़ेगा, 16 का इसमें किया तो 16 का इसमें भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम पता क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या काम करते हैं कि जैसे यहाँ पे 17 है तो हम क्या कर देंगे इधर भी 17 गुणा कर देंगे, ये खाली स्थान बड़ा हुआ है, यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे जो 16 इसके आगे वाली संख्या जो खाली स्थान है वहाँ पे हम 16 कर देंगे, तो होगा क्या, तो अगर हमने इनका गुणा करेंगे तो 15 गुणा 17 ही हो गया, देखो जो 17 गुणा कर रहे थे हम, वही 16 17 हो गया, वहीं 16 18 हो गया, क्योंकि हम इनसे 16 गुणा करते तो 16 18 करते हैं, तो इससे हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं जो खाली स्थान होते हैं उसमें हम जो संख्या आगे वाली होती है वही गुणा करते चले जाते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको इतना बेसिक बता रहा हूँ, मैं सोचता हूँ अगर आपने बिल्कुल भी आपको अगर छोटी छोटी भी दिक्कत आ रही है तो वैसी दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि होता क्या है छोटे छोटे डाउट बहुत दिक्कत दे जाते हैं। अब देखिए मैंने क्या देखा, तो 17 गुणा किया, 17 बना 85, बचा कितना 1, 17 एकम 17 और 8 कितना हो गया 17 और 8 कितना हो गया 25, वहीं 17 छिक्का कितना हो गया 102, तो बचा कितना 10, 17 एकम 17 और 10 कितना हो गया 27। वहीं नेक्स्ट क्या है 18, 18 पंजे 18 छिक्का 108, तो बचा कितना 10, 18 एकम 18 और 10 कितना हो गया 28। तो हमारे पास योग कितना आ गया, हमारे पास रेशियो जो आ गया वो कितना आ गया 255, 272 और 288।
हमसे पता पूछ रहा है, देखो हमसे पूछ रहा है पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इनका अंतर पूछ रहा है, पहले और अंतिम पद है कितना, 288 अंतिम है, पहला कितना 255, इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 8 में से 5 गया 3, 8 में से 5 गया 3। तो मुझे पता अंतर इसका 33 आया। तो इसका मतलब पता क्या है, ये जो संख्या आएगी ना वो भी 33 से कट रही होगी, मतलब जो हमारा आंसर होगा फाइनल आंसर वो इसका कोई मल्टीपल फैक्टर ही होगा उसका। क्योंकि रेशियो तो हम क्या लेते हैं, रेशियो जैसे मान लो रेशियो हमारे पास है 15 और 20 है, तो मुझे पता है अगर मैंने से 5 15 5 को 20 काटा, इन दोनों का अंतर कितना आ गया 1। तो एक, अब जैसे यहाँ पे 1 आ गया तो 1 का तो गुणा होता ही है। अब ये होता क्या, इसका जो फैक्टर आएगा ना, अब एक में जो हमने जैसे 5 से रेशियो किया, तो अगर मैं इसका आंसर निकालूंगा तो 5 एकम 5 ही तो हो जाएगा, क्योंकि हमने 5 से काटा था। तो वैसे ही इसमें जो होगा इसमें गुणा होगा आगे वाली संख्या, लेकिन इसमें 33 जो है 33 का मल्टीपल होगा ही ना। तो हम देखिए आंसर में क्या आ रहा है, तो हमें पता लगा 33 से 668 कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, 67 कटेगा, नहीं कटेगा। 66 ही एक ऐसी संख्या है जो 33 से कट रही है, बाकी ये भी नहीं कटेगी। तो हमारा डायरेक्ट आंसर ये मिल गया, समझ गए। तो ये चीज़ें आप तभी सीख पाएंगे जब आपने इस टाइप के क्वेश्चन लगा रखे होंगे पहले। बाकी इसका डिटेल क्या है, डिटेल सोल्यूशन क्या है, तो वो देखना, वो देखें आप। तो पता क्या है, ये तो हमारा आंसर तक पहुंचने का था। अब देखो डिटेल क्या है, इनको तीनों को ऐड करो। भाई तो कह रहे हैं तीनों योगों योग कितना दिया, 16 30 इनका दिया गया। तो नेट गया 8 5 8 7 15 5 आंसर लगी 1 5 1 6 8 से 14 7 21 की 1 बचा कितना 2, तो 2 2 4 2 6 2 8 815। 815 की वैल्यू कितनी दी गई, 16,300। 16,300 तो हमने देखा क्या, 815 दुगनी कितना हो गया 1630। तो एक की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 20। अगर एक की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई तो हमसे पूछ कितनी रहा है, हमसे पूछा इनका अंतर, पूछा इनका अंतर कितना दिया गया 33। तो मुझे पता है इनका अंतर 33 गुणा 20 हो जाएगा, तो वो कितना हो गया 660। तो मैं भैया आपको समझा रहा था इसका जो मल्टीपल होगा ना इसमें 33 का गुणा तो उसमें होना ही होना है, समझ गए। तो हमारा आंसर जो आएगा वो 33 का मल्टीपल होगा, इसलिए हमने चेक कर लिया आगे, समझ गए। देखते चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। विक्रम और राजा ने 6:7 के अनुपात में कुछ धनराशि का निवेश करके एक साझेदारी व्यापार आरंभ किया। पूजा 6 माह के बाद राजा की समान राशि का निवेश करके उनके साथ जुड़ जाती है। वर्ष के अंतिम में विक्रम, राजा और पूजा के बीच लाभ का अनुपात किस अनुपात में वितरित होगा। तो आपको मैं समझा चुका हूँ कि जो इसका प्रॉफिट एंड लॉस में क्या, सॉरी प्रॉफिट में क्या होता है, पार्टनरशिप में क्या होता है कि जो प्रॉफिट होता है ना वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पे डिपेंड करता है कि आपने पैसा कितना लगाया और कितने टाइम के लिए लगाया। ठीक है, फिर वो कितने भी पार्टनर आपके हों इनका इसी रेशियो में उनकी जो है प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो मुझे पता लगा, अब यहाँ पे हमें पता लगा क्या है, हमसे पहले केस में क्या कह रहा है, विक्रम और राजा लगाते हैं पैसा, तो इन्होंने क्या लगाया 6:7 में लगाया। उसके बाद हमसे कह रहा है कि 6 महीना बाद पूजा 6 माह बाद राजा की समान राशि लगाती है। तो राजा ने कितना लगाया 7 लगाया, तो पूजा भी क्या करती है 7 लगाती है। लेकिन क्या है पूजा अभी हमसे पूछ रहा है कि समान राशि लगाती है, जुड़ती है, वर्ष के अंत में इनका क्या अनुपात रहेगा लाभ का। तो मुझे पता है कि विक्रम लगाया वो 6 लगाया आपने कितने 12 महीने के लिए, इसने 7 लगाया कितने महीने के लिए लगाया 12 महीने के लिए। लेकिन पूजा क्या, पूजा 6 महीने बाद है, इसका मतलब पूजा का जो पैसा लगा वो कितना लगा 6 महीने के लिए लगा। तो यहाँ से मैं रेशियो काटा 6×2 = 12, 6×2 = 12 तो कितना आ गया 6×2 = 12, 7×2 = 14 और 7, तो 12:14:7 आपका आंसर आ गया, क्या ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है हमसे, हमसे कह रहा है 450 का 20%, 560 के 40% से x% कम है, तो x ज्ञात कीजिए। तो 450 का 20% कितना होता है, तो 450 का 20% कितना होगा, 20% की वैल्यू 1/5, तो 5×45 कितना हो गया 90। वहीं कह रहा है 560 का 40%, 40% फ्रैक्शन क्या होती है 2/5, तो 5 से काटा मैंने, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5×10 तो कितना हो गया 112 दूनी कितना हो गया 224। तो हमसे कह रहा है 112 दूनी कितना हो गया 224। तो हमसे कह रहा है कि 450 का 20% जो 90 है, 560 की 40% जो 224 है से x% कम है, कितना है x% कम, क्योंकि एक्चुअल में रुपये में कितना कम है। तो मैंने देखा क्या, तो रुपये में जो कम है वो कितना है 4, 12 में से 9 गया 3, 134 कम है। तो हमसे पूछ रहा है कितना परसेंट हो, तो इससे ही पूछ रहा है, तो 134 है और 224 से कितना कम हुआ परसेंटेज में, तो 224/100। इसे 2 से काटा तो 2 एकम 2, सॉरी 2×12 2×14, तो हमारा आंसर कितना आ गया 6700/2 एकम 2, 2 एकम 2, 2×2 = 4, कितना आ गया 112। अब देखो, अब मैंने यहाँ से काटने बैठूँ, देखो 112 पंजे कितना होता है, अगर मैं देखूँ देखो ऑप्शन हमारे क्या है दूर दूर हैं। देखो ये 72% है, ये 70% है, ये 67% है। अब मैं देखेंगे तो 112 पंजे जो होता है ना, अगर 112 पंजे में देखूँगा कितना आ गया, सॉरी हाँ 12 पंजे कितना हो गया 560 हो गया। लेकिन अगर 112 छिक्का देखूँगा तो कितना हो गया 672, हमारे पास ऊपर कितना दिया गया 670, तो इसका मतलब है कि 60 के हल्का सा कम होगा। तो हमारा एक ही ऑप्शन दिया गया, वो कितना दिया गया 59.82%।
जबकि देखो ये 70% के आप अप्रोक्स है, ये 72 है तो बहुत ज़्यादा हो गया, ये 60 है, 7 है, ये भी जानना है। तो हमारा तो 60 भी नहीं बन रहा है, तो 60 से कम ही होगा। एक ही ऑप्शन आपको दिया गया, वो क्या है 59.82%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हमें दिया गया 129 इंटू 143 इंटू 149 इंटू 164 इंटू 179 को हमसे कह रहा है अगर 29 विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या आएगा। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आप रिमाइंडर थ्योरम में कर चुके हैं। तो क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, हम देखेंगे। तो हमने 29 से काटा, तो देखो 29 कितना हो गया, 30 तियाँ 30 चौक 12, 120 होता है। ठीक है, 30 चौक 12, 120 होता है। तो 29 चौक कितना होता है, 29 चौक एक होता है 116। तो 116 और 29 तक पहुँचने के लिए कितना बचा, 4 और 9 4 13, तो प्लस के 13 बच रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, तिपचे होता है 15, लेकिन क्या 5 कम होगा, तो 29 पंजे कितना होता है 145। तो यहाँ पे कितना बच रहा, लेकिन हमारे पास 143 ही तो कम हो रहा है, तो मैंने जाना कर लिया। तो इसका क्या करूँ, मैं माइनस का 2 भी तो लिख सकता हूँ। ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ। अगर इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही तो आप रिमाइंडर थ्योरम की जो फर्स्ट क्लास है, 3 क्लास में मैंने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाई है, तो आप जाकर वो पढ़ लें कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में फिर से आएंगे। अगर आपको नहीं आ रहे फिर आप अटकेंगे वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 29 पंजे होता है 145, इसमें कितना 149 प्लस के कितना बचा 5। उसके बाद मैंने 164 को काटा, तो 29 पंजे होता है 145 और 64 तक पहुँचने के लिए 5 ये बता, ये बचा कितना हो जाएगा 19 बच गया यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट हो गया 36 18 180 होता है। तो 29 छक्का कितना हो गया 174, यहाँ पे कितना बच रहा 5 प्लस के। ओके, तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास गुणा में क्या आ गया 13, गुणा में माइनस के 2, गुणा में 5, गुणा में 19 और गुणा में कितना प्लस के 5। ओके, अभी मुझे 29 से ही काटना है। ठीक है, अब देखिए, तो देखिए अच्छा यहाँ पे ना ये आ रहा है कि 149 को जो 29 पंजे होता है 145, तो बचा कितना 4 बचा ना, तो यहाँ पे कितना है 4। ओके, तो ये कितना हो गया 4 हो गया। अब देखिए मैंने गुणा किया, 13 दूनी 26 कर लूँ तो 26, गुणा में माइनस के 4, माइनस की इधर भी लगा लो, माइनस तो पूरे में ही है ना। और 19 पंजे कितना हो गया, 19 पंजे हो गया आपका 95। तो मैंने इसे फिर 29 से काटा, तो 29 एकम 29 तो माइनस का 3, माइनस के 4 ऑलरेडी हैं। और 29 चौको कितना होता है 29 यहाँ 87 होता है। ठीक है, तो बचा कितना प्लस के 8। तो हमारे पास फाइनली कितना बचा माइनस की 3 इंटू माइनस के 4 इंटू 8। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये 29। अब देखिए माइनस और ये माइनस, ये तो प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास बचा कितना 4 तो 12 12 96, कितना बचा 96। और 96 को अगर मैं 29 से काटूंगा तो कितना हो गया 29 यहाँ 87 होता है, तो बचा कितना 3 और 6 कितना हो गया 9। तो ये हमारा आंसर हो गया। रिमाइंडर हमारा बचा उतना कितना बचा 9। ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, वो एक आपको मैं एग्जाम्पल से बता दे रहा हूँ अभी के लिए। जैसे हमसे कोई कहे 17 गुणा 7 दिया गया, हमसे कहे इसे 4 से विभाजित कर रहे हैं, तो हमसे पूछा रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा इसे 4 से काटा, मुझे बताइए 4 चौक 16, तो बचा कितना एक रिमाइंडर बचा यहाँ से। वहीं 4 से एक बार काटा, यहाँ कितना बचा 3, तो ये रिमाइंडर बच कितना आ गया 1 गुणा 3। इसे मैं 4 से काट नहीं सकता क्योंकि ये तो 3 छोटा हो गया 4 से। तो हमारा रिमाइंडर कितना बच गया, तो हमारा रिमाइंडर आ गया कितना 3। अब जैसे ये तो छोटी संख्या थी, तो अब इसको डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। 17 सत्ती कितना होता है 119। अब 119 को 4 से विभाजित करने का मतलब है 4 दूनी 8, बचा कितना 3, तो 4 निम 36, तो बचा कितना 9 बार गया, बचा कितना 3। तो 3 ही रिमाइंडर हमारा जो यहाँ से आ रहा था वो हमारा इस तरीके से आ गया। तो जो बड़ी बड़ी संख्या होती है तो ऐसा नहीं कि हम उन्हें गुणा करने बैठ गए, तो हमको क्या कहते हैं इंडिविजुअली अगर मैं रिमाइंडर चेक करूँगा तो वो भी हमारा फाइनल आंसर होता है। तो एक तरीका एक कॉन्सेप्ट है, आप पढ़े जाके, अगर आपने नहीं पढ़ा बाकी आपको अगर यहाँ से समझ आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमसे कह रहा है दी गई गुरुत्व श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस टाइप की मैंने आपको बताया सीरीज जब भी आए तो आप प्रथम पद देखें क्या है 5/4, इसमें -1 कर दें तो 5 कितना आ गया 3, तो 5/3। उसके बाद ये आंसर जो भी आएगा अंदर, तो कौन सा ऑप्शन में एक ऑप्शन ही चेक कर रहा है वो आपका 2 बन रहा है। बाकी आप सोल्यूशन देखिए इसका क्या है। सोल्यूशन क्या कह रहा है, सोल्यूशन हमसे कह रहा है कि जो SN होता है ना गुरुत्व श्रेणी में जो सम निकाले जाते हैं, सम ऑफ n नंबर होता है वो होता है A 1 - r⁴n अपॉन में 1 - r। और ये कब होता है, ये जब होता है जब r 1 से छोटा हो। अब r 1 से छोटा, r क्या होता है, r होता है सारणुपात, कॉमन रेशियो होता है। तो कॉमन रेशियो क्या होता है सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। r जो होता है वो क्या होता है सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, मतलब दूसरा पद बटे पहला पद। तो दूसरा पद यहाँ क्या दिया गया 5/16, पहला पद कितना है 5/4। अब देखिए 5/4, अब ये 4 संख्या हैं तो 2 ऊपर चली जाएंगी, तो बचेगा कितना 5/16 इंटू 4/5। तो मैंने 5 से 5 कट गया तो कितना आ गया 1/4 आ गया। अगर r जो हमारा आया 1/4 आया, इसका मतलब 1 से छोटा ही है,
क्योंकि एक पूरा होता है 1/4, एक का चौथा हिस्सा है, 1/4 ही है ना, 1/4 है। अब देखिए तो हमारे पास आर मिल गया, तो हमारा आंसर क्या है, ए क्या होता है, ए होता है प्रथम पद, वो कितना देगा 5/4। तो हमारे यहाँ से हम फॉर्मूला इसमें रख देंगे, क्या है ए कितना है 5/4, 1 माइनस आर कितना दिया 1/4 की पावर एन, एन ये सब एन है, ठीक है आंसर में, ठीक है। अपॉन क्या है 1 माइनस आर, तो 1 माइनस 1/4, आर कितना है इतना। अब यहाँ से देखेंगे, इसको मैं छोटा कर रहा हूँ हल्का सा। अब देखेंगे, अब इसको मैं सॉल्व करूँ तो क्या आ गया 5/4। अब ये बताइए 4 एकम 4, 4 में से ये गया कितना 4, 3/4। अब ये अपॉन में है तो ये पलट जाएगा तो कितना ऊपर जाएगा 4/3 हो जाएगा, ठीक है। अंदर क्या बचा 1 माइनस 1/4 की पावर एन। तो मुझे पता है 4 से 4 कट जाएगा, तो मुझे इसीलिए मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट कर देता हूँ। मुझे पता है जो अंदर आएगा ना, ये 4 एकम 4 में से घटेगा 3 हो जाएगा, तभी मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट क्या करता हूँ। जैसे मुझे पहला पद कितना दिया गया 5/4 है, तो मुझे पता है -1 कर दिया, तो क्यों कर दिया, मुझे पता है 4 में से एक घटेगा 3 आ जाएगा, बाद बाकी 4 से 4 तो खत्म ही हो जाना। तो हमारा जो फाइनल आंसर बच गया वो क्या बचा 5/3, 1 माइनस 1/4 की पावर एन। तो कहाँ दिया गया आपका, एक ही ऑप्शन दिया गया, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए एक कार्य 130 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 195 दिनों में कर सकता है, एक साथ करते हुए भी किसी का उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए कर रहा है कितने में 130 दिनों में, बी कर रहा है 195 दिनों में। अब इसका एलसीएम कैसे लेते हैं, मुझे पता है एक 13 का फैक्टर यहाँ 13 का एक होगा, अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करें 13 गुणा कर लें इसमें, क्योंकि इसका समझ में आ गया कि 130 कैसे बनता है, 13 गुणा 2 गुणा 5। अच्छा 2 गुणा 5 क्योंकि आपने सोचा 10 क्यों लिखा, 10 इसलिए लिखा कि मुझे पता है कि जब हम एलसीएम लेते हैं तो वहाँ भी हम छोटे छोटे फैक्टर करते हैं ताकि हम उसका फैक्टर कोई हमारा फैक्टर ज़्यादा ना आ जाए, समझ रहे। अब मुझे पता है ये 13 गुणा कितना होता है, 13 एकम 13, 13 एकम 13 बचा कितना 6, 13 पंजे 65, तो मुझे पता 13 गुणा 15 होता है। 15 के लिए 5 हम ऑलरेडी हमारे पास है, हमें ज़रूरत है किसकी 3 की, तो हमारा डायरेक्ट इस तरीके से एलसीएम पूरा निकल आया हमारे पास, ठीक है। अब देखो एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, कार्य क्षमता ऐसे निकालते हैं कि 13 गुणा 2 गुणा 5 130 होता है, इसका मतलब बचा कितना 3, तो ये 3 आ गया इसकी एफिशिएंसी, ठीक है। उसके बाद 13 गुणा 5 15 बचा कितना 2, तो इसकी कितनी आ गई 2 एफिशिएंसी आई। हमसे पूछ रहा है एक साथ कार्य करते हुए भी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अरे टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क ऐसे निकालते हैं कि अब इसका गुणा आप इसमें कर लेंगे, इसका इसका में कर लेंगे, तो वो आपका टोटल वर्क निकल आएगा। लेकिन हम दो ऑप्शन हमारे पास है, एक हमारे पास सरल रास्ता है, एक हमारे पास कठिन रास्ता है, तो हम कौन सा चूज करेंगे, तो सरल वाला करेंगे। तो मुझे पता है 13 गुणा 3 करना आसान है, 13 3 39, तो 390। हमसे कह रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो ए 3 कर रहा है, बी 5 कर रहा है, सॉरी 2 कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितना हो गया 5, तो 5 से हमने काटा, 5 7 35, बचा कितना 4 5 8 40, तो क्या हो गया आपका आंसर 78। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक टैंक को 828 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसी टैंक को 1035 मिनट में खाली कर सकता है, ये खाली वाला है, ठीक है। ये दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टैंक को भरने में कितने घंटे का समय लगेगा। ए कितना कर रहा है 828 मिनट में भर सकता है, वहीं पाइप बी जो है वो खाली करने वाला तुमने माइनस ले लिया, अब कितने में 1035 मिनट में। तो टोटल हम इसकी अगर चेक करें टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल इसकी क्षमता कितनी है। अब इसका हमें एलसीएम लेना है। अब देखिए मुझे पता है इसको 1035 जगह मुझे पता लगे 5 से तो कट ही रहा है, तो मैं इसके 5 से काट देख लूँ तो 5 दूनी 10, 0 5 से तो 5, मुझे पता लगा 101 फैक्टर के साथ 207 आ गया, तो मैंने देखो इसमें कहीं लग रहा, तो मुझे पता लग गया 207 गुणा होता है कितना 828, तो मुझे पता लगा एक फैक्टर हमारा कितना आ गया 207। 828 तक पहुँचने के लिए मुझे 4 की जरूरत पड़ेगी, तो 4 मिल गया। 1035 से पहुँचने के लिए मुझे 5 की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने 5 ले लिया, समझ गए। तो ऐसे हम निकालते हैं एलसीएम डायरेक्ट। अब देखिए अब मैंने देखा क्या कि 207 गुणा 4 तो पहला है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 5, कार्य क्षमता इसकी 5 आ गई। तो 1035 तो 207 गुणा 5 होता है, इसकी कितनी आई 4। तो मुझे पता लगा अगर 1 मिनट में 5 पानी डाल रहा है तो 4 निकाल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल कितना आ गया, टोटल इसमें गुणा कर देंगे हम, तो मान लो इसको मैंने इसमें गुणा कर दिया तो कितना आ गया 4 5 20, बचा कितना 2, 4 3 12, 2 14, बचा कितना 1, तो 1 आ गया, 4 एकम 4, ये सही है, ठीक है। तो हमसे कह रहा है अब देखो अब पानी अगर 5 जा रहा है 1 निकल रहा है, तो 1 मिनट में कितना जा रहा है 1 जा रहा है, लेकिन हमसे पूछा मिनट नहीं पूछा, हमसे पूछा है तो खाली करने में खाली टैंक को भरने में कितने घंटे लगेंगे, इसका मतलब 60, तो ये तो मिनट में दिया गया, हम इसको हम 60 से भाग कर देंगे, तो मैंने 0 से 0 काटा, 6 से काटा कितना 6 चंग 36, 36 बचा कितना 5 6 में 54, तो कितना आ गया 69, आपका क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं के बीच का अंतर 4002 है जब पहली संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल और शेषफल क्रमशः
34 और 9 होता है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमसे क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर जो दिया गया है, अगर मैं ए को बड़ा मानता हूँ, अब देखो इसमें बड़ी संख्या कौन सी ए हो गई, क्योंकि ए में से अगर बी घटाया रहे तब भी 4 से 2 बचा है, इसका मतलब बी काफ़ी छोटी है, समझ गए, एटलीस्ट छोटी तो है ही। तो मुझे पता लगा ए बड़ी हो गई, बी हमने छोटी मान ली। हमसे क्या कह रहा है कि अगर ए को क्या कह रहा है, देखो बड़ी संख्या मानी हमने, उसको क्या करता है बी से भाग करता है, छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है। तो भागफल और शेषफल कितना आ रहा है, 34 और 9 आ रहा है। तो भागफल कितना आ रहा है, भागफल किधर रखते हैं, अगर बी से भाग करते तो भागफल कितना आ रहा है 34, और शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल बच रहा है कितना आपका, फाइनली बच रहा है 9। तो हमसे अब यहाँ से हम ए निकालें तो क्या मिल गया, ए की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी, क्योंकि भाज्य बराबर होता क्या है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस का शेषफल। तो बी गुणा 34 तो कितना हो गया 34 बी, प्लस का क्या शेषफल कितना आ गया 9। तो हमें पता लग गया कि ए की वैल्यू आ गई कितनी आ गई 34 बी प्लस की 9। इसको अगर मैं रफ करूँ तो हमें पता लगा ए की वैल्यू कितनी आ गई 34 प्लस बी प्लस 9। तो मैं यहाँ पे ए की वैल्यू अगर रख दूँ तो कितना आ गया हमारा आंसर, 34 बी प्लस के 9 और माइनस का बी इजिकल टू कितना आ गया 4002। तो मुझे बताया 34 बी प्लस में ये माइनस के, तो बचा कितना 33 बी, तो 33 बी, और ये 9 जो है इधर चलेगा माइनस का हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे घटाऊँगा 9 तो 12 में से 9 गया 3, तो अंदर क्या बचा 9 9 और 3। अब मैं इसे 3 से काटूंगा तो 3 एकम 3 3 एकम 3, तो 11 भी बराबर क्या आ गया 3 एकम 3 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 3 एकम 3, तो 11 से काटा तो कितना आ गया 121। ओके, तो बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 121। हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए पता क्या, अगर बी की वैल्यू 121 आ गई, 402 4002 पता कब आ रहा है, जब हम ए में से बी घटा दे रहे, तो इसका मतलब अगर बी इधर कर दिया तो ये इधर आएगा, अगर बी इधर लाए तो ये ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया 4002 प्लस का कितना 121। तो हमने ऐड किया कितना आ गया 3 2 1 4, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 41 23 आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। 216 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 925 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक सुरंग को 66 सेकंड में पार करती है, सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमारे पास क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर हमारे पास होता है दूरी बटे समय, ठीक है, मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, हमें चाल दी कितनी 216 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ठीक है। हमसे कह रहा है 925 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 66 सेकंड में पार करती है। अब ये बताइए मुझे, एक सुरंग को 66 सेकंड में पार दीजिए, सुरंग ये है, ठीक है, रेलगाड़ी की कब पार कर लेगी, तो रेलगाड़ी यहाँ से स्टार्ट हुई है, हमने ऐड कर दिया टाइम, टाइम लगाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन होता क्या रेलगाड़ी अभी अंदर गई, यहाँ पे आ गई रेलगाड़ी, रेलगाड़ी यहाँ पे आई, क्या इसने अभी पार कर दिया, नहीं, रेलगाड़ी पता कब पार करी, रेलगाड़ी अब पार कर लेगी जब मैं मान लूँगा रेलगाड़ी यहाँ पे पूरी निकल गई, इसका फाइनल डब्बा जो लास्ट वाला डब्बा है यहाँ पे आ गया कोस्ट गार्ड वाला, ठीक है, तो मुझे पता लगेगा कि रेलगाड़ी पार कर दी। तो इसका मतलब रेलगाड़ी टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगी, तो डिस्टेंस रेलगाड़ी कवर करेगी, एक तो अपनी डिस्टेंस कवर करेगी जितनी उसकी है, दूसरी सुरंग की कितनी डिस्टेंस है वो कवर करेगी। ओके, जब इतनी बात समझ गए आप तो फिर समझिए क्या, तो हमारा क्या होता है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो दूरी कवर कितनी करेगी, टाइम कितना दिया गया 66 सेकंड में, दूरी कितनी कवर करेगी 925, तो अपनी कवर करेगी, और प्लस की कितनी डिस्टेंस कवर करेगी उसकी जो हमें सुरंग दी गई है, ठीक है, टनल की करेगी। तो यहाँ से क्या किया मैंने सॉर्ट आउट किया। अब देखो ये है 925 मीटर है, टाइम दिया सेकंड में, हमें जो ये स्पीड दी वो क्या दी किलोमीटर प्रति हावर में, तो इसको मैं अगर सारी चीज़ मीटर पर सेकंड बदल लें तो मैंने क्या किया मीटर पर सेकंड में लिख ली 5/18 से इसे भाग कर दिया, सॉरी गुणा कर दिया। अब देखिए मैंने इसे काटा, 3×18 3 7 21 3 दूनी 6, 6 से काटा 11 बार, क्या चीज़ 66 हो गया, तो 5 दूनी 10 और 5 7 35 1 36, 360 गुणा 11, ये गुणा 11 का हो जाएगा, 11 बराबर कितना आ गया 925 प्लस के डी। अब 11 कितना हो गया, इसको छोटा कर लूँ मैं, तो इसको मैंने छोटा किया। अब देखिए 11 0 11 66 की 6 बचा कितना 6 11 33 तो 6 कितना हो गया 39। ये 925 इधर आएंगे कितने इसके हो जाएंगे माइनस के, तो 925 बराबर कितना है डी। सुरंग की लंबाई हमसे पूछ रहा है तो 10 में से 5 घटाया 5 बचा, 5 में से 2 गया कितना बचा 3, 9 में से 9 गया 0, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, तुम्हारी डी की वैल्यू डिस्टेंस आ गई सुरंग की वो कितनी आ गई 3035। ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन दिया गया, 1725 मीटर लंबा एक ट्रक
127 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गतिमान है, उसी दिशा में 97 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई 1625 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में कितने सेकंड का समय लगेगा। देखो ट्रक भी इधर चल रहा है, जिसकी दूरी कितनी है, जिसकी मतलब लंबाई है वो कितनी है 1725। इसी दिशा में एक ट्रेन चल रही है, जिसकी लंबाई कितनी है 1625। ट्रक लंबा हो रहा है, देख रहे हो ट्रेन से। अब हमसे क्या कह रहा है 127 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी रफ्तार है ट्रक की, वहीं ट्रेन की रफ्तार भी कम है, कितनी 97। अब क्या कह रहा है ट्रक पार कर लेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ट्रेन जब ट्रक है उसकी 127 किलोमीटर स्पीड है, इसकी 97 है, तो पार तो तेज वाला करेगा ही। अब ये कब पार करेगा, तो दो कंडीशन होगी, हमारा वही वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन सा वाला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड अपॉन टाइम। अब देखिए हमसे कह रहा है, देखो अब जैसे ये ट्रेन चल रही है, ट्रक कब पार करेगा, देखो ट्रक यहाँ पे तो पार कर लेंगे, ट्रक जब पार कर लेगा जब ट्रक अभी यहाँ पे है, यही जब यहाँ पे निकल जाएगा पूरा निकल जाएगा, तो इसका मतलब है टाइम हमने यहाँ से ऐड करना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे पता है कि जब 1725 अपनी चल लेगा प्लस ट्रेन की पूरी स्पीड चल लेगा। अब देखो अब ये किस स्पीड से पार कर रहा है, देखो 97 स्पीड पे तो ये ट्रेन भी चल रही है और ये ट्रक 107 पे चल रहा है। इसका मतलब जो इसकी स्पीड जो होगी ना, क्योंकि 97 तो कट ही जानी है 127 से, तो बचेगा 30 की स्पीड से, तो ये 30 की स्पीड से क्रॉस करेगा। हालांकि स्पीड तो इनकी है, 97 इसकी भी है, लेकिन जो क्रॉस करने का टाइम होगा ना वो 30 की स्पीड से करेगा। तो यहाँ से हमें पता लग गया स्पीड, हमारे पास स्पीड भी आ गई, डिस्टेंस भी आ गई, फिर कोई दिक्कत ही नहीं। तो हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड अपॉन स्पीड इज इक्वल टू होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैंने देखा क्या स्पीड हमें कितनी दी गई, तो 127 में से 97 गई, कितना बचा 30। वहीं डी कितनी आ गई, दूरी कितनी तय करेगा, 117 ये और 16 ये, तो 16 दूनी 32 3300 और 25 कितनी हुई 3350 अपॉन टाइम कितना ले रहा है, टाइम हमें निकालना है, तो टाइम हमने मान लिया टी। हमसे क्या कह रहा है, अब देखो ये किलोमीटर प्रति हावर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से हमने किया भाग, गुणा 6 से काटा 6 3 18 56 जे 30, 5 से काटा मैंने 5 छक्का 30, 5 7 35 0, 5 फिर काटा 5 एकम 5, बचा कितना 1 5 2 15 55 25। तो हमारे पास 3 का गुणा हो जाएगा, तो टी इक्वल टू क्या आ गया, तो टाइम होगा कितना होगा 3 गुणा 135, तो कितना हो गया 15 5 हासिल लगी 1 3 3 9 1 10 की 0 हासिल लगी 3 1 1 3 1 4, तो कितना हो गया 405 आपका आंसर हो गया। कुछ मिस्टेक हो रही क्या, 405 तो ऑप्शन में भी नहीं, 1 मिनट, ये देखिए यहाँ पे क्या है 5 एकम 5 5 3 15 5 20, यहाँ पे 4 आएगा, 4 है यहाँ पे, ठीक है। तो कितना होगा 134, 3 से हमने काटा, 3 चौक 12 की 2, तो क्या आपका आंसर आ गया 402, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें दिया गया है, अब देखिए इसका हमें निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। अब देखिए क्या है कि 1300, अब देखो मैंने आपको स्क्वायर रूट निकालना दिखाया है, तो क्या लास्ट की 2 डिजिट हम पकड़ेंगे, तो हमने पकड़ा 69, तो 9 हमें पता 9 किसका आता है, 9 एक तो 3 के स्क्वायर में आता है, एक 7 के स्क्वायर में आता है, उसके बाद क्या है 13, तो 13 किससे, इसका स्क्वायर क्या है 33, 3 का स्क्वायर 9, 4 का तो इससे जाना हो जाएगा 3। अब ये देखिए 9 के करीब है या 4 चौक 16 के करीब है, तो जैसे 9 4 13 होता है 16 होता है, तो मुझे पता लगा ये किसके करीब है 16 करीब है, तो आपका आंसर क्या हो गया, ये हो गया। तो इसका स्क्वायर रूट पहले वाले कितना आ गया 3.7 इंटू 21 16 किसका होता है, तो 16 6 किसके बीच में आता है, एक तो 4 के स्क्वायर में आता है, एक 6 के स्क्वायर में आता है, उसके बाद 4 चौक 16, तो 4 दोनों तरफ रख लिया हमने। उसके बाद क्या आया बचा हमारे पास, अब हम पता है कि 16 और 25, तो ये 16 करीब आएगा तो आपका आंसर ये हो जाएगा, 25 करीब आएगा तो आपका आंसर ये होगा। तो ये देखिए किसके करीब आ रहा है, तो 16 5 21 होता है, लेकिन 25 तो ये 4, तो ये हो गया 4.6 हो गया, ठीक है। 530 का आपको पता है किसका होता है, तो भाग में गुणा भाग 2.3 का होता है। वहीं क्या है 54 76 किसका होता है, तो 54 76 आपका जो होता है हम चेक करेंगे 6 किसके बीच आता है, एक तो 4 के स्क्वायर में आता है, एक 6 के स्क्वायर में आता है, बचा कितना ऊपर 54। तो हमें ऐसा नंबर देखना है जो स्क्वायर 54 से कम हो जिसका स्क्वायर, तो वो क्या है 7 का ही होता है, 7 से 49, 8 64 जाना हो जाता है। अभी बताइए 49 के करीब है ये या 64 के करीब है, तो 54 जो है आपका 49 के करीब है, तो आपका आंसर कितना आ गया 7.4, तो आपका कितना आ गया 7.4। अब देखिए जब आपके पास सारा स्क्वायर रूट निकाल लिया आपने, तो काटा पीटी बची कर लेंगे, तो क्या बचा 23 दूनी 46 होता है और 37 दूनी कितना होगा 74, 7.4 इंटू 7.4, तो मुझे पता है 7.4 इंटू 7.4 आया, तो इसका मतलब जो स्क्वायर आया वो किसका है, अभी हमने स्क्वायर रूट इसका निकाला, तो हमारा जो फाइनल आंसर बन गया वो कितना निकाला 54.76, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है,
45 दूरसंचार टावरों की औसत ऊंचाई 274 मीटर है। यदि पहले 22 दूरसंचार टावरों की औसत ऊंचाई 274 मीटर है, तो अंतिम 22 दूरसंचार टावरों की औसत ऊंचाई 274 मीटर है, तो 23वें दूरसंचार टावर की ऊंचाई क्या होगी? देखो 45 जब मुझे दी गई है, आसान सा क्वेश्चन, 274 दी गई है भाई। पहले जो 22 है उनकी भी औसत ऊंचाई हमें 274 ही दे दी गई, तो अंतिम 22 है उनकी भी 274 दे दी गई। तो अब इसलिए बात है कि जो 23वां टावर है ना, तो 22/40 एक ही तो बचा 23वां, तो उसकी भी 274 ही होगी। जब चेंज ही नहीं हो रहा है, 274 सबकी हमने मानी, इसकी भी 274, इसकी 274, तो इसकी भी 274 ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमें दिया गया 1000 में दिए गए सभी वर्षों में कंपनी ए के बिक्री प्रतिशत की तुलना में कंपनी बी ने कितने प्रतिशत अधिक बिक्री की? अब देखिए, कंपनी ए के बिक्री प्रतिशत की तुलना में, तो ए ने की कितने में की? देखो ए ने 2009 में कितनी की? देखो 920 की, फिर कितनी 1120, 1010, 820, तो ऐड करेंगे तो ए की कितनी है? 920, 1120, 1010 और कितनी 820, तो कितना हो गया? 0 2 1 3 2 5 2 7 8 1 9 और 9 9 18 की 8 हाथ से लगी एक, कितना हो गया? 3870। तो ए की हमारे पास बिक्री कितनी आ गई? 3870। भाई बी की कितनी है? हमसे क्या कह रहा है? ए की तुलना में बी ने कितने % अधिक बिक्री की? अब देखिए, तो बी की कितनी है? तो बी की हमने यहाँ से चेक की, तो बी की पहले महीने में कितनी है? 1120, 850, फिर कितनी है? 1140, फिर कितनी है? 1070। तो यहाँ बी की लिख लेंगे, तो हमने कितनी देखी? 1120, उसके बाद है 850, ठीक है, उसके बाद कितनी है? 1140, उसके बाद कितनी है? 1070। तो हमने ऐड किया 0 5 2 7 7 14 4 कितना हो गया? 18, यहाँ से लगी एक, 2 8 2 10 1 11, यहाँ से लगी एक, तो हमारे पास कितनी आ गई? 4180। अरे इन दोनों का अंतर निकालें तो कितना हो गया? तो हमने अंतर निकाला तो क्या? 0, छोटा कर लूँ इसको मैं? अब तो छोटा कर ले रहा इसको, तो देखिए, तो मुझे पता लग गया, ए की जो बिक्री है वो टोटल कितनी है? 3870 रुपये, और बी की कितनी है? 4180। तो हमसे पूछा कंपनी ए की तुलना में बी ने कितने % अधिक की? तो बी ने रुपये में कितनी अधिक की थी? 0, 8 में 7 गया 1, और 11 में तो 8 गया 3, तो मुझे पता 310 अधिक की, और कितने में? 3870 रुपये। तो मैंने देखा क्या? 310 अधिक की और कितने में? 3870 रुपये की। तुलना तो ए से हो रही ना, 3870, परसेंटेज निकालना तो 0, तो हम देखा 0 से 0 खत्म। हमारे पास आंसर कितना आ गया? 310, 3100 बटे कितना आ गया? 387। अब मुझे बताइए आप, ये 10% से तो छोटा है, आपके सारे ऑप्शन भी 10% से छोटे हैं, कोई दिक्कत ना। अब मुझे पता है, तो मैं चेक करूँ 3100 तक पहुँचने के लिए कौन सा ऑप्शन होगा। अगर मैं देखूँ 8 7 6, मैं 8 को चेक करता हूँ, तो मैं देखा 8 से अगर मैं इसमें गुणा करूँ तो कितना हो गया? 8 से 56, 6 बचा कितना? 5, 8 8 64, 5 कितना हो गया? 69, बचा कितना? 6, तो 8 या 24 और 6 कितना हो गया? 30। तो ये आ रहा कितना? 3096, 3096 आ रहा है। तो इसका मतलब है, और हमारे पास जो दिया गया कितना? 31। इसका मतलब है 8 से बस, मतलब समझ लो आप इसमें 4 और ऐड कर देते तो हमारा जो आंसर आ जाता है एग्जैक्ट 8 आ जाता है। तो इसका मतलब है जो आंसर आपका बिल्कुल 8.01 ही है, समझ गए? तो आपका एक ही आंसर हो गया। अब आप साथ में करते तो आप पाते कि आपका छोटा रह जाता, तो फिर आपको फिर 8 तक बढ़ते, क्योंकि 6 तो हो ही नहीं सकता किसी हालत में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कंपनी बी की अधिकतम बिक्री किस वर्ष में हुई है? देखो बी की क्या है, 2001 में कितनी हुई? 1120, 2011 में हुई 850, 2021 में हुई 1140, और 2031 में हुई 1070। तो किस वर्ष सबसे ज़्यादा बिक्री हुई? 2021 में सबसे ज़्यादा हुई, क्योंकि 2021 में बिक्री हुई है, बी की कितनी हुई? 1140। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। कंपनी बी के 2011 से 2021 तक बिक्री में कितने % वृद्धि हुई है? बी की 2011 से 21 से, देखो 2011 में हुई 850 और 2021 में कितनी हुई? 1140। तो हमसे कह रहा है 850 तो 2011 में थी, और 21 में कितनी हुई है? 1140। हमसे पूछा कितने % वृद्धि हुई है। तो 850 से 1140 हो गया कितना? 0, 14 में से 5 गया 9, तो 290 बढ़ा है, तो 290 बढ़ा कितने पे? 850 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 0 गुणा किया तो 0, 5 से और काट लूँ, तो 5 से मैंने काटा, 5 से 17 पन्ने 85, 55 25, 5 8 40, तो कितना हो गया?
580/70 है, तो मैंने इसे काटा, 17×51, तो 51, 3 के ऑप्शन तो आ रहे, सारे ऑप्शन 3, ये तो गलती हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। 17×51 बचा कितना 7, 17 चौको कितना हो गया 68, तो 34 दशमलव कुछ आएगा, तो एक ही ऑप्शन आपका कितना है 34.1111। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य डी और ई की जनसंख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो टोटल जनसंख्या दी कितनी 10 करोड़, हमसे कह रहे डी और ई की, तो डी की कितनी है, डी की कितनी 20%, भाई ई की कितनी दी गई, ई की हमें दी गई कितनी ई 30%, तो हमसे पूछ रहा है इनके अनुपात क्या होगा, तो अनुपात भी इनका यही अनुपात होगा जिस अनुपात में ये बटा है। पता है क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो टोटल जनसंख्या जो है वो कितनी है 100% है। अब देखो 20% अगर हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम 20% निकालेंगे क्या करते हैं 10 का गुणा 10 करोड़ का गुणा 20%/100, ठीक है। भाई ऐसे अगर 30 का निकालेंगे तो 30 गुणा 10 गुणा 30/100, तो मुझे पता है ये जो 10 और 100 है ये तो कट ही जाना है बाद में, तो बचेगा तो यही फाइनली, तो यही परसेंटेज का परसेंटेज काट, इसलिए हमारा डायरेक्ट निकला है 2:3। तो ये करने की हमको जरूरत नहीं थी, हमें डायरेक्ट परसेंटेज देखना, तो मुझे पता है फाइनली जो कटना वो तो अंक वाला अंक तो कट ही जाना है, फाइनली बचेगा परसेंटेज बचेगा, तो वो कितना बचा 2:3, 3:2 मत लगा देना, ये गलतियाँ बहुत होती हैं अक्सर, क्योंकि उल्टा लगा देते हैं हम कभी कभार, ठीक है। तो डी और ई का कितना हो गया 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य ए और सी दोनों की मिलाकर कुल जनसंख्या कितनी है, टोटल 10 करोड़ है, ए और सी कितना है, ए कितना दिया 7% दिया, वहीं सी कितना है, सी है 13%, तो 13 और 7 कितना हो गया 20%, तो 10 करोड़ का 20% कितना हो गया, तो बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 करोड़ आपका आंसर हो गया, 2 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें दिया गया, इसको ना थोड़ा ऐसे लिखिए, गलत दिया गया, ये ऐसे है 5 = 4, 12 2, ओके। ऑप्शन एक बार मैं चेक करता हूँ कि ये सही है या नहीं सही है। पहला क्या है -(+), इसके ऑप्शन भी थोड़े देख लो, -(+) डिवाइड बाई, पहले दूसरा क्या है प्लस इंटू प्लस, तीसरा ऑप्शन है डिवाइड बाई प्लस इंटू माइनस, चौथा ऑप्शन क्या है प्लस माइनस इंटू डिवाइड बाई, ओके। अब देखिए अगर मैं पहला ऑप्शन रखता हूँ तो कितना है, तो 20 माइनस की 2 गुणा 5, तो इक्वल टू कितना बचा 4, प्लस का 12 भाग 2, तो कितना आ गया 2 × 12 है, तो 6 × 4 10, तो पहला सेट हो रहा है 20 माइनस का 5 × 10, तो 20 में से 10 गया कितना हो जाए 10, और 6 और 4 10, तो पहला ऑप्शन इसका मतलब सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें देखिए इसी बनाते हैं, नेक्स्ट सीरीज क्या हो गया देखो, इसके हम डायरेक्ट नंबर लिख लिया करो आप, मुझे इसको अल्फ़ाबेट में कितने नंबर पे कौन सी संख्या आती है वो लिख लें आप। तो सी कितने पे होता है 3 पे, ओ कितने पे 15 पे, यू कितने पे 21 पे, आर कितने पे 18 पे, टी कितने पे 20 पे, भाई एक्स कितने पे 24 पे, पी कितने पे है, पी है 16 पे, एफ कितने पे 7 पे, ई एफ, एस कितने पे है, एफ 6 पे है ना, एफ 6 पे, एस है 19 पे, और जी है 7 पे। तो आप पाएंगे क्या आपने देखा, तो मैंने देखा क्या पता, 3 और 24 ये दोनों मतलब दोनों के विपरीत हैं, सी जो है एक्स का विपरीत है, ठीक है। वहीं क्या है 20 और 7 27 हो रहे, और 21 और 7, तो ये तो अपोजिट आ गए इसके। बाद वाली संख्या हम क्या करते हैं, इसमें +1 कर रही है, तो 15 16 18 19, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम वैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो आर का अपोजिट क्या होता है, आर का अपोजिट होता है वो क्या है, आर 18 पे होता है, इसका अपोजिट मतलब 27 से घटा दो क्या 9 आएगा, 9 पे क्या आता है आई आता है। वहीं एस का अपोजिट क्या होता है, एस 19 पे होता है, तो इसका अपोजिट क्या होगा 8 आएगा, तो 8 पे क्या आता है एच। भाई एन का अपोजिट क्या आएगा, एन होता है 14 पे, इसका होगा 13 पे एम, तो वैसे आई और एच, तो एच इसमें नहीं है लास्ट में, इसमें नहीं है, ऑप्शन खत्म हो गया, एक ही ऑप्शन बचा। मतलब कि आप देखना हो तो 9 में एक जोड़ा कितना 10, 10 पे क्या आता है जे, वहीं जी 7 नंबर और 7 में एक जोड़ा एच, तो आपका आंसर क्या हो गया IJMH। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ना कुछ नहीं है, ये मिस्टेक है, ठीक है। हमसे क्या कह रहा है देखो, अब सीरीज देखेंगे तो क्या है, सी 3 नंबर पे आता है, इसमें भी लिखा गया जेड 26, ई 5, तो कुछ नहीं इनके नंबर ही लिख दिए गए, तो 15 पे क्या आता है ओ आता है, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोयाबीन और लौंग को उगाने के लिए पर्याप्त मात्रा में कृषि योग्य भूमि की आवश्यकता होती है। श्री रवि जो हैं उनके पास 50 एकड़ ज़मीन है, तो हमसे क्या कह रहा है, श्री रवि सोयाबीन की खेती कर सकते हैं। दूसरा निष्कर्ष क्या निकाला है, श्री रवि लौंग की खेती कर सकते हैं। देखो ये दोनों गलत हैं, पता कैसे, हमसे कह रहा है सोयाबीन और लौंग को उगाने के लिए पर्याप्त मात्रा में कृषि योग्य भूमि की आवश्यकता है। हमसे ऐसा तो नहीं कहा गया था ना इस कथन में कि जो लौंग
और सोयाबीन उगाने के लिए आपको 50 एकड़ की ज़मीन की आवश्यकता है या 40 की आवश्यकता है, तो आपके पास अगर 50 है तो पर्याप्त हो गई। क्या पता 200 एकड़ पर्याप्त हो उनके लिए हिसाब से, ठीक है, क्योंकि हमें क्लियर नहीं बताया गया क्या। तो क्या पता ये 50 एकड़ जो पर्याप्त ही ना हो, तो अगर पर्याप्त नहीं है ना तो ये सोयाबीन भी नहीं उगा सकते ना लौंग उगा सकते, दोनों डिस्कस गलत है हमारे पास, ठीक है। तुम्हारा ऑप्शन क्या हो गया, डी, ना तो 1 ना 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमसे। देखो इक्वल में क्या होता है 10 बना रहा है, तो ऐसी संख्या कौन सी ढूंढनी चाहिए हमें। देखो अब मैं अगर पहला ऑप्शन रखूँगा तो मुझे पता है, देखो ऐसा ही होता है, जब डायरेक्ट सारे ऑप्शन चेक नहीं करने होते हैं। मुझे पता है 38 गुणा 14 करूँ ये बहुत बड़ा हो जाएगा, 10 के बराबर कैसे बना लूँगा मैं। दूसरा ऑप्शन देख से, हाँ दूसरा देखो हो सकता है, क्यों 38 माइनस 14 दूनी कितना हो गया, 14 गुणा 2 बराबर के 10, तो 38 14 दूनी 28, तो 10, तो 38 में से 10 गया कितना बचा, 28 गया 10 बचा, तो 10 बराबर 10। देखो दूसरा ऑप्शन अगर हम चेक करते तो 38 माइनस 14 है, तो 14 प्लस ये भी नहीं हो रहा था, ये कितना हो गया 14 दूनी 28, ये तो ऐड और हो रहा है तो ये भी नहीं होगा, समझ गए। तो डायरेक्ट ऑप्शन सारे ऑप्शन चेक भी नहीं करने होते, पहले आप देखिए कि कौन सा करीब जा रहा है उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी बी के पश्चिम में है, डी जो है बी के पश्चिम में है, तो अगर बी इधर रख लें तो इसके पश्चिम में ये हो गया डी। उसके बाद कह रहा है ए बी के दक्षिण है और सी के उत्तर में, ए जो है बी के दक्षिण में, तो बी अगर ऊपर है तो ओ ए के नीचे आ गया तो दक्षिण में आ गया। लेकिन कह रहा है ए बी के दक्षिण है, दक्षिण और सी के उत्तर में, तो सी के उत्तर में, तो सी के उत्तर में ए हो गया ऊपर, बी के दक्षिण में हो गया, सी के उत्तर में हो गया। हमसे कह रहा है, अब क्या कह रहा है, सी डी की किस दिशा में है। अगर मैं डी के हिसाब से देखूंगा तो डी की दिशा के हिसाब से अगर डी यहाँ पे है तो सी किस दिशा में आ गया, तो सी एक तो दक्षिण है नीचे, इधर क्या है पूरब, तो दक्षिण और पूरब, तो आपका आंसर क्या होगा, दक्षिण पूरब, पहला ही ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यदि 1992 का पहला दिन रविवार था तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा। अगर 1992, देखो यहाँ से सिर्फ दो कॉन्सेप्ट बनते हैं इस टाइप के, अगर 1992 लीप ईयर है तो क्या होता है उसका अंतिम दिन जो होता है ना, अगर लीप ईयर है तो उसका अंतिम दिन क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता है। अगर लीप ईयर नहीं होता है, अगर लीप ईयर नहीं होती है, वर्ष जैसे मान लो 1991 होती है, 1992 का लीप ईयर, लीप ईयर का मतलब क्या होता है, अगर 4 से कटनी चाहिए संख्या, और 4 का डिविजन टूल क्या कहता है, तो यहाँ भी लग रहा है क्योंकि 4 का डिविजन टूल कहता है अंतिम 2 कटनी चाहिए, तो मैं देखूंगा 4 दूनी 8, 4 बार हाँ 92 कट रहा है, इसका मतलब ये लीप ईयर है। अगर लीप ईयर है तो जो उसका अंतिम अंक हो, अंतिम दिन जो होगा ना, वो अगर पहला दिन जो होगा उससे एक दिन बढ़ के हो जाए, जैसे रविवार है तो अंतिम दिन क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, मंडे। भाई क्या कहता है, अगर लीप जैसे 91 पूछता तो पूछा अंतिम दिन क्या होगा, तो उसका अंतिम दिन पता है जो पहला दिन होगा वही अंतिम दिन हो जाएगा उसका। नॉन लीप ईयर वर्ष का जो होगा वो जो पहला दिन होगा वही लास्ट दिन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब देखिए क्या कह रहा है, कुछ अंगूठियाँ कंगन हैं, सभी कंगन हार हैं, तो हमसे निष्कर्ष निकाला कुछ अंगूठियाँ हार हैं, कुछ अंगूठियाँ हार हैं, तो कुछ अंगूठियाँ हार हैं, तो अगर कंगन से कंगन मिला देंगे तो कुछ अंगूठियाँ हार हो जाएंगी, बिल्कुल सही बात है, पहला सही है। निगेटिव क्वेश्चन बनेगा नहीं प्लस से आंसर से, पूर्ति सब तो होता ही नहीं, तो आपका पहला ही सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कुछ पेन पेंसिलें हैं, सभी पेंसिलें रबर हैं, कुछ रबर शॉर्पनर हैं, तो क्या कह रहा है कुछ पेन रबर हैं, तो पहला निश्चित कर कुछ पेन रबर हैं, तो अगर पेंसिल से पेंसिल मिला देंगे तो कुछ पेन रबर हो जाएंगे, सही बात है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा में दिया जाएगा क्या दिया, कुछ शॉर्पनर पेंसिल हैं, कुछ शॉर्पनर पेंसिल हैं, तो शॉर्पनर पेंसिल, कुछ शॉर्पनर पेंसिल ये मिलेंगे नहीं, क्योंकि तो मिलते कब हैं जब एक 100 हो, इसमें 150 हो तो मिलते हैं, तो सब एक में एक तो सभी होना चाहिए, लेकिन ये नहीं मिलेंगे। तो कुछ पेंसिलें क्या कह रहे हैं, कुछ शॉर्पनर पेंसिलें हैं, तो कुछ शॉर्पनर जो हैं वो पेंसिलें नहीं हो सकती, कुछ रबर तो पेंसिल हो सकती है, शॉर्पनर नहीं होंगे, तो आपका एक ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमसे, रूबी तो को दिया गया है, रवि रेड इमरल्ड को दिया गया, तो क्या कह रहा है देखो क्या दिया गया, रूबी रेड इमरल्ड को क्या करते हैं, तो क्या लिखेंगे देखो, रूबी है, रूबी लाल, तो रूबी पता क्या है, रूबी एक रत्न है, ठीक है, जो लाल होता है, ठीक है, हीरा टाइप मतलब जैसे होता है वैसे ही एक रत्न होता है। वैसे ही पन्ना जो है ना, जैसे एमरल्ड को क्या बोलते हैं हिंदी में, पन्ना बोलते हैं, तो ये भी क्या एक रत्न है जो क्या होता है, जो हरे रंग का होता है, ठीक है। अब इसकी आपको नॉलेज नहीं है तो भैया की गलती हो जाएगा, वरना तुक्के में सही हो सकता है, और क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हमें दिया गया एक वर्ड दिया गया, इंडियरमेंट दिया गया, पूछ रहा है हमसे क्या कह रहा है, पहले 5वें 6ठे और 10वें अक्षर से सार्थक शब्द बनाना संभव है तो उस शब्द का पहला अक्षर ज्ञात कीजिए। जैसे कि सार्थक शब्द बनाना संभव है तो उसका पहला अक्षर ज्ञात कीजिए बना के। यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता तो एक्स चुनिए, मतलब हमसे कह रहा है अगर कोई शब्द ऐसा अगर बन ही नहीं रहा आपसे, जैसे पहले का है, पहला वर्ड क्या दिया गया ई, पाँचवा क्या दिया गया, पाँचवा क्या ए, वहीं छठा कितना है आर, और 10वां क्या है 2 4 6 8, 10वां क्या है टी। तो हमसे क्या कह रहा है, अगर इससे कोई वर्ड बन रहा है तो उसका पहला अक्षर ज्ञात कीजिए, अगर नहीं बन रहा है तो एक्स चुनिए, अगर एक से ज़्यादा अगर वर्ड बन रहे हैं तो एम चुनिए ऑप्शन में, ठीक है। तो मैंने इससे बनाने देखा तो मैंने देखा इससे बन रहा है, तो पहला एक तो वर्ड टीयर बन गया,
ठीक है। दूसरा वर्ड मैं जब बनाने गया तो मैंने देखा क्या, एक बन रहा है रेट, RATE, ठीक है। अब देखो दो वर्ड हमारे बन गए, दो वर्ड बन गए तो हमें समझ आ गया क्या, तो हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है एक से अधिक अगर वर्ड बन रहे तो M चुनिए। अब जाना बच 3 बन जाए 4 बन जाए क्या फ़र्क पड़ता है, हमें M ही चुनना है अब तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें सीरीज दी गई, हमसे पूछ रहा है नेक्स्ट टर्म क्या होगा। देखिए हम यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे पहुँचने के लिए हमने क्या किया, शुरू के 3 वर्ड और लास्ट के 3 वर्ड गायब हो गए। लेकिन जब इस यहाँ से जब यहाँ पे आए तो हमने क्या देखा कि स्टार्टिंग से 2 जहाँ से गायब हुए थे वहाँ के 2, जैसे मान सी के बाद के 2 जो थे ना ऐड हो गए, जैसे एल ही ऐड हो गया, एल ही दो यहाँ पे ये ऐड हो गया। और वही क्या है, यहाँ पे बाई आ रहा, बाई के बाद क्या आता है IN, तो IN इधर ऐड हो गया। उसके बाद यहाँ पे आए फिर 3 गायब हो गए, तो 3 कहाँ गायब, कौन सी TRIF के बाद ये 3 स्टार्टिंग के 3 पीछे गायब हो गए। तो अब की बार क्या आएगा, अब TRIF आएगा और 2 ऐड होंगे, तो TRIF के बाद आगे क्या है, 2 वर्ड आएंगे तो क्या आएंगे EC, F के बाद क्या आता है YI, तो YI ऐड होंगे। तो ऑप्शन क्या आपके पास है, ECTRIFI है जो, तो ऑप्शन नंबर 1 ही है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या सरकार को सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तर्क कह रहा है हाँ, प्रतिबंध धूम्रपान करने वालों को धूम्रपान कम करने या छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। सही बात है, अगर प्रतिबंध होगा पब्लिक प्लेस पे तो लोग नहीं पियेंगे, वहाँ बैठेंगे थोड़ी देर के लिए, प्रोत्साहन तो हो ही रहा है कि हाँ वहाँ तक जब तक वहाँ बैठेंगे तब तो नहीं पियेंगे, पहला सही है। दूसरा कह रहा है नहीं, धूम्रपान करने वालों को धूम्रपान करने के लिए एक निजी स्थान की तलाश करने में कष्ट होगा। हाँ, ये कोई बात हुई, मतलब पब्लिक प्लेस या वही है कि वहाँ पे जाके उन्हें कष्ट होगा तो इसलिए उन्हें हम एक स्थान दें जहाँ पे पिएँ आके, ये सब तो बकवास हो गया। तो आपका ऑप्शन क्या है, एक ठीक हो गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, इसी के साथ आपकी क्लास खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको सबको क्लास अच्छी लगी। क्लास अच्छी लगी तो भैया कि लाइक करें, कमेंट करें, और अगर किसी चीज़ का आपको डाउट आ रहा है तो कमेंट किया करें, मैं आपको कमेंट खुद देखता हूँ। और किसी भी चीज़ के आपको, अगर आपको कुछ चीज़ और भी चाहिए या कोई डाउट है या कुछ भी आप सजेशन देना चाह रहे हो तो दीजिए, मैं आपको उस पर काम करूँगा। बाद बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में भी शेयर करें और बढ़ चढ़ के सहयोग करें, और कंटिन्यूटी के साथ देखते रहें, पढ़ते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नमस्कार।